इस कहानी की शुरुआत होती है आशी और काव्या नाम की लड़की से, जो कि इस वक्त कार में बैठी हुई आपस में बात कर रही थी। अब कार कह लें या आशी की धन्नो कह लें, उसकी बहुत ही पुरानी कार थी। वैसे तो वो उसके डैड की कार थी, मगर अब वो खुद उसे ड्राइव किया करती थी। आशी जो बहुत ही बिंदास लड़की थी और उसे पूरी दुनिया में से किसी से भी डर नहीं लगता था। हाँ, बस वो अपनी माँ की डांट सुन करके एकदम चुप रह जाया करती थी, वरना तो वो अपने पापा से भी आराम से लड़ जाती थी। माँ की वो बहुत इज्जत करती थी और उसका दिमाग थोड़ा फेमिनिज्म वाला था। आशी जो काव्या को लगभग रात के 11 बजे बुलाई थी बात करने के लिए। इस वक्त वो लोग हाईवे पॉइंट पर थे, जहां से थोड़ी ही दूर पर आशी का घर भी था। वही काव्या जो कहती है, यार इतनी रात में कौन बुलाता है। आशी जो कहती है, मेरा दिमाग खराब ना कर, मेरा वैसे भी भेजा फ्राई हो चुका है। और उसने अभी इस वक्त अपने डैशबोर्ड पर अपने पैर रखे हुए थे और साथ ही अपने कमर को पीछे की तरफ झुकाया हुआ था। उसके एक हाथ जो उसके फोरहेड को बार बार सहलाए जा रहे थे, जैसे वो कुछ गहरी सोच में डूबी हो। वही काव्या जो बहुत ही साधारण सी लड़की थी और वो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, मगर उससे बिल्कुल ऑपोजिट। काव्या जो कहती है, वैसे सच बता रही हूँ आशी, तेरी जैसी लाइफ जो तुझे मिलने वाली है ना, उसको जीने के लिए लड़कियां क्या कुछ नहीं करती। और मैं तो 16 सोमवार का व्रत रख रही हूँ कि मेरे लिए ऐसा कोई रिश्ता है। वही आशी जो कहती है, अच्छा जी, तो आपको सिर्फ रिश्ते से मतलब है, लेकिन मुझे ना अपनी जिंदगी में कुछ करना है। और प्लीज यार अभी बकवास ना कर यार तू। वही काव्या जो कहती है, बकवास मैं नहीं कर रही हूँ, तू कर रही है, वो भी 11 बजे की रात में मुझे बुला लिया। आशी जो कहती है, हाँ तो क्या हो गया, रात में आ गए तो। और वैसे भी किसी के पापा का रोड नहीं है ये, जहाँ मन चाहे हम वहां खड़े रहेंगे, किसी को क्या लेने देना। काव्या जो कहती है, सामने देख कुछ लड़के हैं, वो लोग बैठ के सिगरेट की। तभी वो कहती है, हाँ तो वो लोग सिगरेट फूंक सकते हैं, हम लोग यहाँ बतिया भी नहीं सकते। यार तो प्लीज मेरे मुद्दे को सॉल्व कर यार, मैं कहाँ जाऊँ, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। काव्या जो कहती है, इतने हैंडसम जीजू मिल रहे हैं तुझे, और वो भी इस लेवल पर, तुझे पता है मिनिस्टर है वो। ऐसी लाइफ पाने के लिए लड़कियां जान देती हैं, और वो भी उन पर तो आसपास कितनी लड़कियां मंडराती हैं उनके, तुझे कोई आइडिया भी है। मैंने देखा था जब वो मीडिया वाली उनका इंटरव्यू ले रही थी, हे भगवान कितना चिपक चिपक के रह रही थी उनसे। इतनी सॉलिड बॉडी है, हैंडसम, लंबे चौड़े, इतनी अच्छी फैमिली से बिलोंग करते, और साथ ही कितने अच्छे हैं और तेरे साथ कितने पोलाइट हैं। आशी जो कहती है, हाँ हाँ तो तू भी पो 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 कर ले। मतलब मेरा यहाँ पर दिमाग का पूरा एकदम धजिया हो चुका है, ठीक है, और यहाँ तो और ज्यादा मेरा भेजा फ्राई कर रही है। तू एक काम कर, तू ना मेरे दिमाग का बड़ा पाव बना ले और खा जा उसको। यार देख, एक बात बता, पैसा चाहे लाइक माना कि उनके पास बहुत पैसा है, ठीक है, लेकिन उस पैसे का मैं क्या करूंगी। मुझे जब मांगना रहेगा तब तो मुझे हाथ ही फैलाना रहेगा, तो मैं तो बन गई ना भिखारी। इसीलिए मैं कह रही हूँ ना कि इंसान को खुद का पैसा कमाना सीखना चाहिए, फिर वो चाहे कोई लड़का हो या लड़की, ताकि किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। काव्या जो कहती है, तेरे पति का पैसा होगा यार। आशी जो उसके सर पर धीरे से मारते हुए कहती है, पति कौन है, कौन पति, कोई पति नहीं है मेरा। पति तेरे को बड़ी जल्दी है मेरी शादी करवाने की, सालों उससे पहले ना गले में फंदा डाल के लटक जाऊंगी मैं। काव्या जो कहती है, देख इस तरह की लैंग्वेजेस से ना मुझसे तो बात मत क्या कर, ये साला साले मुझे नहीं पसंद है। आशी जो बहुत ही ज्यादा बिंदास थे और उसे ऐसे शब्दों को यूज करने में जरा भी प्रॉब्लम नहीं होती थी, मगर काव्या जो बहुत ही संस्कारी और बहुत ही साधारण सिंपल लड़की थी। आशी जो कहती है, शादी तो मैं करने से ना रही, वहाँ मेरे घर वाले पैं पो कर रहे हैं, और यहाँ तू भी किसी काम लायक नहीं है। देख शादी तो मैं करूँगी नहीं, भागने का तरीका अच्छा चल वो भी हो जाएगा, सेकंड फ्लोर पर ही तो है मेरा, वहाँ से कूदूंगी तो शूज़ पहन के कूदूंगी ना, तो ज़्यादा चोट नहीं आएगी, ठीक है, तो वो तो ठीक है, वो मैनेज हो जाएगा। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है, मैं भागूँ तो भागूँ कहाँ, क्योंकि मेरे सारे पंटर दोस्त तो सारे लड़के हैं, और तुझे तो पता है अगर मैं किसी लड़के के घर भाग कर चली गई तो उसके घर वाले मेरी शादी करा देंगे, क्योंकि यहाँ पर तो यही माइंडसेट है कि लड़का लड़की दोस्त नहीं हो सकते भाई, उनके बीच में कुछ ना कुछ चक्कर चल रहा है। कहाँ से फेंक दिया मुझे इस दुनिया में भगवान।
ये दुनिया मेरे हिसाब की नहीं है, गलत जगह ट्रांसफर हो गई हूँ मैं। काव्या जो कहती है, इतने अच्छे मॉम डैड है कि तुझे इतने रात में भी आराम से आने दिया। आशी जो कहती है, अच्छा, और फिर वो उसकी तरफ घूमते हुए अपने पैर को डैशबोर्ड से नीचे करती है और उसकी तरफ घूमते हुए कहती है, तो मतलब हम रात में निकल नहीं सकते, और अगर हम निकल रहे हैं तो भाई बहुत बड़ी बात है, हमारे घर वाले में परमिशन दे रहे। क्यों, ऐसा क्यों है? काव्या जो कहती है, तुझे नहीं पता? हाँ यार प्लीज़ ना, यहाँ से चलते हैं, बहुत लेट हो रहा है। और वो देखना सामने जो वो गाड़ी पर बैठे हैं ना, वो कब से इधर ही देखे जा रहे हैं, हमें चलना चाहिए। काव्या जो काफ़ी ज़्यादा घबरा रही थी रात होने की वजह से, मगर आशिक को इन सब से कोई लेना देना नहीं था। उसका प्रॉब्लम अभी तक सॉल्व नहीं हुआ था, जिसकी वजह से वो गाड़ी से बाहर निकल जाती है। काव्या जो कहती है, क्या कर रही है तू? हे भगवान, खुद तो मरेगी, मुझे भी मरवाएगी, मैं नहीं आ रही बाहर। कि तभी आशी जो अपने कार के बोनट पर बैठती है और काव्या को अपने सामने बुलाते हुए कहती है, अरे यार ना यार, देख कितनी अच्छी हवा चल रही है, थोड़ा मज़े करते हैं। वैसे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। काव्या जो कहती है, मिनिस्टर से शादी तय हो गई तेरी, और ऊपर से पूछ रही है क्या करूं। भगवान खुद तुझे बिना मांगे इतना खूबसूरत फल दे रहे और तू एक लेने को तैयार नहीं है। आशी जो कहती है, उस खूबसूरत फल का मैं क्या करूंगी? चल मान भी लिया कि वो बहुत पैसा कमाता है, लेकिन मान ले कि वो किसी दिन मुझे ड्रिंक करके आकर के मेरे को मार वार दिया तो मैं क्या करूंगी? मेरा हाथ तोड़ दिया तो मैं क्या करूंगी? काव्या जो कहती है, भगवान के लिए इस तरह की बातें तो मत कर, अभी शादी नहीं हुई और अभी से मारने की बात स्टार्ट। आशी जो कहती है, देखा है यार मैंने अपने घर पर, पापा पैसे कमा कर आते थे तो कितना रौब झाड़ते थे अब मम्मी पर, और मुझे ये सारी लाइफस्टाइल नहीं चाहिए, शादी ईव हक। काव्या जो कहती है, हम इस बारे में घर पे भी तो चलकर बात कर सकते हैं ना, प्लीज चल, देख वो लड़के इसी तरफ आ रहे हैं। आशी जो कहती है, आने दे, मेरे को क्या, आ रहे होंगे जा रहे होंगे कुछ भी करे, तू मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दे बहन। लेकिन काव्या को डर लगने लगता है तो वो जाकर के गाड़ी के अंदर बैठ जाती है। कि तभी वो देखती है कि दो लड़के जो अपने मुंह में सिगरेट लगाए हुए आशी की तरफ ही बढ़ रहे हैं। आशी जो और ज़्यादा लीन होते हुए बोनट पर पूरी तरह से लेट जाती है, अपने एक पैर को बोनट पर रखती है और दूसरे पैर को अपने एक पैर के ऊपर। वो बहुत ही स्टाइल से आराम से लेटी हुई थी कि तभी वो दो लड़के आते हुए कहते हैं, कोई प्रॉब्लम है, हम सॉल्व कर देते हैं। आशी जो कहती है, भाई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, अगर बताऊंगी ना तो तू सॉल्व नहीं कर पाएगा, रहने दे। कि तभी दूसरा लड़का कहता है, अरे बताइए तो मैडम, हम करते हैं सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं है। आशी जो कहती है, पैसे चाहिए मेरे को, दे पाएगा? कि वो दोनों लड़के हाई फाई करते हुए कहते हैं, वाह मैडम बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, चलो देते हैं आपको पैसे। आशी जो कहती है, अच्छा तो दे पाएगा? वो दो लड़के सर हाँ में हिलाते हुए कहते हैं, हाँ हाँ क्यों नहीं दे लेंगे, बहुत पैसे वाले हैं। आशी जो कहती है, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी कोई औकात है कि तुम इतने पैसे दे पाओगे, और फूटो यार, मेरा दिमाग वैसे ही खराब है। कि तभी वो लड़का कहता है, अरे आप बताइए तो रकम, हम देते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एक फेवर करना पड़ेगा। आशी जो कहती है, 50 करोड़ चाहिए मुझे, दे पाएगा? जैसे ही वो दो लड़के सुनते हैं तो वो दोनों हंसते हुए कहते हैं, पागल हो गई क्या ये, 50 करोड़ मांग रही है, शक्ल देखिए अपनी। आशी जो कहती है, तेरे से तो अच्छी है, और निकलना, मेरा भेजा क्यों फ्राई कर रहा है यार। और फिर वो कुछ सोचने लगती है कि वो आखिर भाग कर जाए तो जाए कहाँ और कैसे बचे उस मिनिस्टर से। कि तभी एक लड़का जो आशी के हाथ पर अपने हाथ को रखते हुए कहता है, कुछ मदद हमसे करवा ही लीजिए, अब इतना दूर से आए हैं तो ऐसे जाएंगे तो नहीं। आशी जो कहती है, ना मतलब मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि भगवान ने तुम्हें मेरे लिए भेजा है, वो चाहते हैं कि मैं अपना सारा फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा तुम लोगों पर उतार ही दूं। मैं आखिरी बार वार्न कर रही हूँ, अगर चुपचाप से जाना है तो जाओ, वरना थोड़ा देर और यहाँ खड़े रहो, उसके बाद तुम खड़े रहने लायक नहीं बचोगे। आशी की बात सुनकर वो दोनों लड़के एक दूसरे को देखते हैं और थोड़ा मुस्कुराते हुए कहते हैं, बहुत चर्बी है आप में तो, आपके साथ तो अलग लेवल का मजा आएगा मैडम। बस अब क्या था, आशी को आता है गुस्सा और फिर उन दोनों की धुलाई स्टार्ट हो जाती है। वहीं अंदर काव्या जो एकदम से घबरा जाती है, क्योंकि वो दो लड़के आशी पर हावी तो हो रहे थे
मगर उसे ये नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर हावी हो कौन रहा है, आशी या वो दोनों लड़के। आशी जो एक लड़के के ऊपर ही बैठकर उसे इतना पंच मारती है कि उसके मुंह जिससे पूरी तरह से खून निकलने लगता है। वहीं दूसरा लड़का जो आता है और उसके पीठ पर जोर से एक डंडे से मारता है, जिससे आशी ऑलमोस्ट आगे की तरफ झुक जाती है। मगर फिर वो उठकर कहती है, भाई भाई भाई, इतना जोर से नहीं मारना था। और आशी अपनी पीठ को सहलाते हुए कहती है, ना मतलब सोच, अभी तक तो तूने हाथ लगाया था, मैंने इतना मार दिया, अब तो तूने मेरे को खुद मार दिया, अब तो सोच तेरा क्या होगा। और ये बोलकर वो जैसे ही डंडा लेकर हाथ में उसके पीछे भागती है कि वो दौड़ने लगता है। मगर आशी दौड़ने में बहुत माहिर थी और वो इतना तेज दौड़ती है और साथ ही उसके पैर के नीचे अपना पैर लगा देती है, जिससे वो धड़ाम से आगे की तरफ गिर जाता है। और आशी जो ऑलमोस्ट उसको घसीटते हुए अपनी कार के पास लाती है और उसके पीठ पर इतना मारती है कि वो दोनों आशी का पैर पकड़ लेते हैं। मगर फिर भी आशी उनको छोड़ने के मूड में नहीं थी, क्योंकि आशी का गुस्सा इस वक्त उसके सर से ऊपर निकल चुका था। वहीं काव्या जो तुरंत ही अपने मिनिस्टर जीजू को कॉल करते हुए कहती है, जीजू बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, प्लीज आ जाइए, यहाँ पर आशी को कुछ लड़के छेड़ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ से आवाज आती है, मैं आता हूँ, अपनी लोकेशन सेंड करो। आशी जो उन दोनों की पूरी तरह से सुताई कर चुकी थी कि तभी तीसरा लड़का जो गाड़ी से बाहर निकल कर आता है, वो पूरी तरह से नशे में धुत लग रहा था और देखने में काफी बॉडी बिल्डर भी था। मगर आशी जो कराटे में बहुत ही ज्यादा मास्टर थी, वो जैसे ही लड़का आकर के आशी का हाथ पकड़ के उसे उठाते हुए कहता है, बहुत चर्बी आ गई ना तेरे में। और ये बोलकर वो आशी के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ देता है। अगर आज तक कभी भी आशी पर किसी ने थप्पड़ उठाने की तो गलती की नहीं थी, बस अब क्या था, अब तो उसकी शामत आ चुकी थी। आशी अपने हाथ में लिया हुआ डंडा जिससे अभी वो उन दोनों के पीठ पर मार रही थी, वो एक जोरदार तरीके से उस आदमी के सर पर मार देती है, जिससे वो तुरंत ही नीचे गिर जाता है। काव्या जो कहती है, हे भगवान, इसका रात में निकलना इतना डेंजरस है, भगवान जी अब क्या होगा, 3 लड़के को मार दिया। वहीं बाहर से आशी जो अपने शर्ट के स्लीव्स को पूरी तरह से फोल्ड करते हुए कहती है, और किसी को यहाँ हेल्प करनी है मेरी। और ये बोलकर वो तीनों लड़कों को एक बार अपनी लातों से मारती है और फिर अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए फिर से वो डंडा उठाती है। और जैसे ही उन तीनों को मारने वाली होती है कि तब तक वो देखती है कि लगातार पुलिस की गाड़ियां जो उसी की तरफ बढ़ रही हैं, और वो कोई 1-2 गाड़ियां नहीं बल्कि 5 से 6 गाड़ियां लग रही थी। आशी जो कहती है, यो इतना जल्दी पुलिस आ गई, भाई ये इतने काम लायक पुलिस हो कब से गई। आशी जैसे उस डंडे को उठाती है और वो देखती है कि पुलिस की गाड़ी उसी तरफ आ रही है, तो वो एकदम से डंडा छोड़ते हुए कहती है, भाई आजकल तो भारत की पुलिस कुछ ज्यादा ही तेज हो गई है। और ये बोलकर वो जल्दी से गाड़ी के अंदर आकर बैठ जाती है और काव्या से कहती है, यार ये पुलिस कैसे आ गई, यहाँ कोई कैमरा वैमरा लगा है क्या। अबे यार अब क्या होगा, 25 क्वेश्चन पूछेंगे मेरे से। खैर छोड़, तू बना बस मेरी एक्टिंग देख। काव्या जो कहती है, बहन बस कर जा, एकदम शांत रही हो, ठीक है, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। आशी जो कहती है, सब ठीक नहीं होगा, सब बिगड़ने वाला है, पुलिस वाले आकर मुझसे पूछेंगे कि मैडम जी आपको तो कुछ हुआ ही नहीं है, ये अच्छा एक मिनट यहाँ जरा देख तो खून आया क्या। जब उस तीसरे लड़के ने आशी पर हाथ उठाया था तो उसके होंठ थोड़े से कट गए थे, जिसकी वजह से उसके होंठ के किनारे से थोड़ा सा खून आ जाता है। काव्या जो कहती है, हाँ तुझे तो ब्लीडिंग हो रही है। काव्या जो पूरी तरह से घबरा जाती है तो आशी जो उसके फोरहेड पर अपने हाथ से मारते हुए कहती है, पगला मत, अभी थोड़ा सा ना इसको और ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। और आशी जो अपने ही दांतों से अपने होंठ को थोड़ा काटते हुए और ज्यादा ब्लीडिंग करने लगती है। साथ ही वो अपने हाथ और अपने गले पर कुछ अपने ही नेल से स्क्रैच बनाने लगती है। अपने शर्ट के शोल्डर पर थोड़ा सा कट लगा देती है ताकि लगे कि उसके साथ बदतमीजी हुई है। कि तभी पुलिस वाले जो तुरंत ही बाहर निकलते हैं और वो देखते हैं कि 3 लड़के गिरे पड़े हैं। सारे पुलिस वाले एक लाइन में लग जाते हैं और तभी एक मिनिस्टर की गाड़ी जो बीच में खड़ी थी उसे पुलिस वाले खोलते हैं और बाहर निकलते हैं मिनिस्टर आर्यांश रायजादा,
जैसे ही वो बाहर निकलते हैं, सारे पुलिस वाले जो अपना रास्ता उनके लिए खाली करते हैं और उनके सामने अपना सिर झुका लेते हैं। वो अपने कुर्ते के स्लीव्स को ऊपर फोल्ड करते हैं और अपने वॉच को थोड़ा अपने रिस्ट से ऊपर करते हुए आशी के गाड़ी की तरफ आ जाते हैं और आशी के विंडो की तरफ अपना इशारा करते हैं और उसको नॉक करते हुए कहते हैं, नीचे करो इसे। आशी, जिसे समझ नहीं आता कि आखिर ये कौन है, तो वो तुरंत ही उसे नीचे कर देती है, क्योंकि उसे समझ आ चुका था कि जरूर ये कोई पुलिस वाला ही होगा। कि तभी आर्यांश जो अंदर से दरवाजा अनलॉक करते हैं और आशी को कहते हैं, बाहर निकलो, और उसके लिए दरवाजा खोल देते हैं। आशी चुपचाप से किसी मासूम लड़की की तरफ बाहर निकल जाती है। वैसे आशी की आदत बहुत ही खराब थी। वो खुद दूसरों की पिटाई कर देती और फिर अपने मासूम चेहरे का इस्तेमाल करके सामने वाले को ये जाहिर करा देती कि वो तो बिल्कुल मासूम है और उसने तो कुछ किया ही नहीं है। आर्यांश जो बिना किसी वार्निंग के उसे अपने गले से लगाते हुए कहते हैं, तुम ठीक तो हो? और ये बोलकर वो उसके सिर पर धीरे धीरे सहलाने लगते हैं। अचानक से इस तरह किसी अनजान शख्स के करीब आकर आशी को थोड़ा अटपटा सा लगता है और आशी तो थी ही दमदार। वो तुरंत ही उसके सीने पर अपने दोनों हाथ से मारती है, जिसकी वजह से आर्यांश लगभग 1 से 2 कदम ही पीछे होते हैं। वैसे उन्हें पता था कि आशी कुछ ऐसा ही करेगी। आशी जो उनको घूर कर देखती और कहती है, क्या बदतमीजी। उसने इतना बोला ही था कि वो देखती है कि ये तो आर्यांश है जिससे उसकी शादी की बात चल रही है। जैसे ही वो आर्यांश को देखती है, वो तुरंत ही पीछे मुड़ जाती है और काव्या को विंडो से घूरने लगती है और उससे कहती है, मैडम जी जरा बाहर तो आएंगी आप। काव्या जो मुस्कुराते हुए अपने चेहरे पर एक फेक स्माइल रखती है, मगर इस वक्त उसके माथे पर पूरी तरह से पसीने आ चुके थे, क्योंकि वो आशी से काफी ज्यादा डरती थी। भले ही वो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, मगर आशी की हरकतों से वो वाकिफ थी कि वो किसी का भी सर फोड़ सकती है। आशी जो उससे कहती है, अगर यहाँ पर पुलिस वाले नहीं होते ना, तो इस आर्यांश मिनिस्टर की तो मैं चटनी बना देती। काव्या जो कहती है, ठहर जा बहन, मिनिस्टर है वो, और वैसे भी बॉडी देखिए उनकी, तो उनके सीने तक आती है बस। आशी जो कहती है, हाँ मगर मेरे पैर अगर एक बार हवा में किक मारेंगे ना, तो उनका सर भी फोड़ सकती हूँ मैं। और वो खुसर फुसर काव्या से बात करने लगती है। वहीं आर्यांश जो उसके सामने आते हुए कहते हैं, क्या हुआ है और ये सब क्या है? आशी जो कहती है, दिख नहीं रहा क्या है, बदतमीजी कर रहे थे, बस मैं बचने के लिए मार दी। आर्यांश को अच्छे से पता था कि आशी किस तरह की लड़की है। उन्होंने पहले भी आशी को मार धार करते हुए देखा था, और वो भी बिना किसी वजह के, जिस वजह से वो जानते थे कि आशी को मारने का कितना शौक है। वो कहते हैं, ये बदतमीजी कर रहे थे? आशी जो कहती है, हाँ पूछ लीजिए इससे। और वो ये बोलकर काव्या का हाथ खड़ा कर देती है और कहती है, बता बहन। वहीं अब वो काव्या को फंसा चुकी थी, तो काव्या भी क्या ही कर सकती, वो भी अपना सर हाँ में हिला देती है, क्योंकि लड़के बदतमीजी तो कर ही रहे थे, मगर इतना भी नहीं कि वो पूरी तरह से उनका सर ही फोड़ दे। आर्यांश जो पुलिस वालों को ऑर्डर देते हुए कहते हैं, इन तीनों को लेकर जाओ, और हाँ कोई केस फाइल नहीं होनी चाहिए। आर्यांश जो आशी की तरफ आते हुए कहते हैं, और तुम घर चलो, घर चल के बात करते हैं। आशी जो लगातार अपनी काली निगाहों से सिर्फ काव्या को ही घूरे जा रही थी, और वो बार बार अपने मुंह से ऐसे इशारे कर रही थी कि बेटा तू तो घर चल, वहाँ तुझे बताती हूँ। काव्या जो उसकी नेबरहुड थी और उसके ठीक घर के बगल में ही रहती थी। वैसे तो आशी के चक्कर में काव्या को हमेशा डांट पड़ती थी, क्योंकि काव्या तो बहुत ही संस्कारी और सिंपल लड़की थी, मगर वहीं आशी जो बहुत ही बिंदास थी और बस उसे रात में बाहर घूमना और आलतू फालतू काम करने में बहुत मजा आता था। साथ ही वो इन सारे कामों में काव्या को भी अपने साथ ले लेती थी, जिसकी वजह से उसे हमेशा घर पर डांट पड़ती थी, मगर उसकी दोस्ती हमेशा उसकी डांट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहती थी, जिसकी वजह से काव्या एक बार आशी के बुलाने पर तुरंत ही हाजिर हो जाया करती थी। गाड़ी इस वक्त एक पुलिस वाला ही ड्राइव कर रहा था। आर्यांश जो आशी की तरफ बैठे हुए थे। आशी जो उनसे कहती है, थोड़ा दूर होकर बैठेंगे आप? वहीं आर्यांश उसका रिस्ट पकड़ते हुए कहते हैं, नहीं मुझे पता है, अगर तुम्हारा मन किया तो तुम भाग जाओगे यहाँ से। आशी जो कहती है, पर मेरी धन्नो वो वहीं रह जाएगी ना, मुझे उसके साथ जाना है, आप छोड़िए ना, मैं चली जाऊंगी। आर्यांश उससे कहते हैं, उसे तुम्हारे घर पर मैं पहुंचवा दूंगा, ओके, सो डोंट वरी। आशी जो अपने रिस्ट को उनके हाथ से जबरदस्ती एकदम से छुड़ा लेती है और कहती है, स्टे अवे, ओके।
आर्यन से भी वो कुछ खास डरती नहीं थी, मगर वो सिर्फ अपनी माँ की इज्जत और अपने डैड की इज्जत करती थी। और उसे पता था कि अगर वो आर्यन के साथ कुछ भी करेगी या उन्हें कुछ भी बोलेगी तो उसके मॉम डैड उसे डांटेंगे। थोड़े ही देर में आशी का घर आ जाता है। काव्य जो तुरंत ही भागकर अपने घर चली जाती है और वहीं आशी भी अब अपने घर की तरफ आ चुकी थी। आर्यांश जो उसका रस पकड़े हुए उसे लगभग थोड़ा तेज कदमों से उसके घर की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं, तो आशी अपना हाथ लगभग कूदते हुए छुड़ाते हुए कहती है, वो छोड़िए, क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं आप? आर्यांश जो कहते हैं, कहाँ जा रहा हूँ, मतलब तुम्हारे घर चल रहा हूँ। आशी जो कहती है, नहीं 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 नहीं, आप नहीं चल सकते, आप नहीं आ सकते। आर्यांश जो कहते हैं, क्यों नहीं आ सकता, अभी कल सुबह ही तो आया था मैं। आशी जो कहती है, कल सुबह वाली बात दूसरी थी, इस टाइम अगर आप जाएंगे ना तो मेरे घर पे बहुत पिटाई होगी, आप जाइए यहाँ से। आर्यांश जो कहते हैं, चुपचाप से अंदर चलो और पता चले कि मैं यहाँ से जाऊँ और तुम फिर से यहाँ से रफा दफा हो जाओ। आशी जो कहती है, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है, और मुझे भी सब बाहर घूमने का शौक नहीं है, मेरा दिमाग थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड था इसलिए। आशी जानती थी कि अगर उसके मॉम डैड को पता चला कि उसने क्या कांड किया है तो वो उसकी शादी की डेट और ज़्यादा जल्दी कर देंगे और वो मना भी नहीं कर पाएगी क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। कूदने फांदने के बावजूद भी आर्यांश उसका हाथ नहीं छोड़ते और उसे फिर से तेज कदमों से उसके घर के अंदर लेते जाते हैं। जैसे ही वो अंदर आते हैं, सारे लोग जो आशी को ही ढूंढ रहे थे, आशी जो अपने कमरे से गायब थी, और ये बात उसका छोटा भाई बता देता है सबको। जैसे ही आर्यांश और साथ ही गाड़ियों की आवाज़ बाहर से आती है, वो लोग समझ जाते हैं कि कुछ प्रॉब्लम है, तो सब लोग नीचे उतर कर आते हैं और देखते हैं कि आर्यांश इस वक्त आशी के हाथ पकड़े हुए खड़े हैं। जैसे ही आर्यांश को सब लोग देखते हैं, वो लगभग उनके सामने हाथ जोड़ते हुए कहते हैं, आप इतने टाइम कि तभी आशी की मॉम जाते हुए कहती हैं, अरे दामाद जी, आप आने वाले थे, आपने बताया। कि तभी वो देखती हैं अपनी बेटी की हालत, जिसके होठों पर हल्का सा खून लगा हुआ था, साथ ही मारपीट करने की वजह से उसका बाल भी बिखर गया था और उसके चेहरे पर भी थोड़े बहुत धब्बे लग गए थे। कपड़ा भी कुछ खास ठीक नहीं था, उसके कपड़े जो शोल्डर से फटे हुए थे वैसे वो उसने खुद ही फाड़ा था। आशी की हालत देखकर उसके मॉम डैड पूरी तरह शर्मिंदा हो जाते हैं और उसके डैड जो आर्यांश के सामने अपना हाथ जोड़ते हुए कहते हैं, अब क्या गुल खिलाया इसने? आर्यांश जो कहते हैं, आप अपने हाथ को तो नीचे करिए, क्या कर रहे हैं? और आर्यांश आशी का हाथ छोड़ देते हैं और उसके डैड के हाथ को पकड़ते हुए कहते हैं, आप मेरे सामने इस तरह से पेश मत आया करिए, आप मेरे डैड की उम्र के। और ये बोलकर वो आशी के मॉम को भी कहते हैं, आप भी प्लीज़ अपना हाथ ही करिए। और फिर वो आशी को जब देखते हैं कि वो धीरे से यहाँ से सरकते हुए अपने कमरे की तरफ भाग रही है, तो वो लगभग उसे पकड़ते हुए कहते हैं, कहाँ जा रही हो, इधर आओ। और ये बोलकर वो उसे फिर से हॉल एरिया में ले आते हैं। आशी की मॉम उससे पूछते हुए कहती हैं, कहाँ गई थी इतनी रात में और ये क्या हुलिया बना रखा है? आर्यांश जो कहते हैं, आराम से, कोई बात नहीं है, वैसे मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि आप लोग इतनी रात में से बाहर क्यों जाने देते हैं। आर्यांश की बात सुनकर आशी के दांत पूरी तरह से अब कस चुके थे। अगर वो इस वक्त अपने मॉम डैड के सामने नहीं होती तो आर्यांश की हालत पूरी तरह से वो खराब कर चुकी होती, ऐसा आशी के दिमाग में चल रहा था। आर्यांश जो आगे कहते हैं, आपको पता है ना बाहर कितना खतरा है? उनके मॉम डैड अपना सर हाँ में हिलाते हुए कहते हैं, हाँ पर हमने इसे जाने। कि तभी आर्यांश कहते हैं, लड़कों को बहुत खतरा है इस लड़की से, इसलिए मैं चाहता हूँ कि लड़कों की सेफ्टी के लिए ये मैडम जी अंदर ही रहे। आपको पता है 3 लड़कों का सर फोड़कर आ रही है, अब कौन संभालेगा ये केस? जैसे ही आशी की मॉम और आशी के डैड ये सुनते हैं, वो अपनी आंखें बड़ी कर देते हैं और फिर से अपने हाथ को जोड़ते हुए कहते हैं, हम बहुत बहुत परेशान हो गए इस लड़की से, हद से ज़्यादा बदमाशी करती है ये। आशी जो एकदम झटके से अपना रिस्ट आर्यांश के हाथ से छुड़ाती है और अपने कमरे की तरफ चली जाती है। आशी की मॉम सुरभि जी जो आर्यान से कहती हैं, हम बहुत शर्मिंदा हैं बेटा, हमें आई एम रियली सॉरी, बस हमने इसे बंद करके रखना चाहिए। आर्यान जो कहते हैं, नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, वैसे भी केस का कुछ नहीं होगा, मैं देख लूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप लोग आराम करिए और कोशिश किया करेंगे इसे रात में बाहर ना ही भेजें। कि तभी आशिक के डैड राघव जी जो कहते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया है, आप मेरी बच्ची के बारे में ये सब कुछ जानने के बाद भी उससे शादी करने के लिए तैयार हैं।
कि तभी आर्यांश जी जो कहते हैं, आपको क्या लगता है अंकल कि कल आपकी वजह से वो सूट सलवार पहन करके मेरे सामने आकर के एक संस्कारी लड़की की तरह बैठ गई, तो मुझे वो बहुत ही सिंपल और स्वीट लड़की लगी। मुझे अच्छे से पता है कि वो कैसी लड़की है, और सच कहूँ तो शी इज़ अमेजिंग। आशी की मॉम सभी चीज़ें कहती हैं, ये सब कुछ जानने के बाद भी आप उससे शादी कर रहे हैं। कि तभी आर्यांश जी जो उनकी बात को पूरा करते हुए कहते हैं, ये सब जानने के बाद ही नहीं, ये सब जानने की वजह से ही मैं उससे शादी कर रहा हूँ, वरना ऐसा नहीं कि मेरे पास लड़कियों की कमी है। बट यू नो व्हाट, आपकी बेटी लाखों में एक है। शी इज़ अमेजिंग, किसी से ना दबने वाली, डर से तो ऐसे लड़ जाती है जैसे डर की वो खुद ही मालकिन हो। आई एम रियली प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मुझे एक ऐसी लड़की मिलेगी एज ए लाइफ पार्टनर, और आप लोग को इसके लिए शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है। अपनी बेटी पर फ़ख्र किया करिए, पर थोड़ा कोशिश किया करिए कि उसे बाहर थोड़ा कम ही निकाला करिए, क्योंकि बाहर लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है उससे। और ये बोलकर वो उन लोगों को नमस्ते करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। वहीं आशी जो रूम में अपने भाई के साथ अब लड़ाई करना स्टार्ट कर चुकी थी, वो उसके बाल को नोचते हुए कहती है, तुम्हारी तो क्या जरूरत थी बताने की कि मैं यहाँ पर सो नहीं रही हूँ, तकिया लगाकर तो गई थी पूरी तरह से। आशी ने तकिया लगा करके बिस्तर पे छोड़ दिया था और उसको चद्दर उड़ा दिया था, जैसे लगे कि वो आशी ही है। कि तभी उसका भाई जो कहता है, जानते हैं इस घर में कि तुम रात में आराम से सोने वालों में से नहीं हो, तुम रात में किसी चिड़िया की तरह फुर्र हो जाओगी बाहर। बस इसीलिए आगे मम्मी पापा चेक करने तो मैंने भी बता दिया कि वो गई है काव्या की दीदी के साथ कहीं बात करने। आशी जो कहती है, तू ना इतनी बहुत पिटेगा मेरे से, बदमाश कहीं का। कि तभी वो लड़का जो चिल्लाते हुए कहता है, मम्मी दीदी डांट रही है। आशी जो उसका कान पकड़ते हुए कहती है, ओ ओवर एक्टिंग की दुकान, डांट रही है, अभी ना बाल नोच करके ना तेरे नॉक काट दूंगी मैं, भाग जा ऐसे। आइए जानते हैं आखिर क्या करेगी आशी। क्या वो भाग निकलेगी आर्यांश के चंगुल से बचकर, या फिर वो फंस जाएगी आर्यांश के चंगुल में। आइए जानते हैं इसे आने वाले एपिसोड में, और सुनते रहिए फोर्स्ड मैरिज विथ मिनिस्टर, सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्या के साथ। हे लिसनर्स, आ चुके हैं आप लोगों के लिए फोर्स्ड मैरिज विद मिनिस्टर का न्यू एपिसोड। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। अब तक की कहानी में आप लोगों ने ऑलरेडी सुन लिया था कि आर्यांश ने इस वक्त आशी को उसके घर पर पहुंचा दिया था। वहीं आशी जो अपने छोटे भाई को डांट लगाकर अपने रूम से बाहर भेज देती है और खुद जाकर बेड पर आराम से बैठ जाती है। वैसे वो आराम से बैठने वालों में से तो थी ही नहीं, उसका तो बस एक ही काम था, खुद परेशान रहना और दूसरों को परेशान करना। वैसे दूसरों को परेशान करना उसे ज़्यादा पसंद था। वो तुरंत ही काव्या को कॉल लगाती है। दूसरी तरफ से काव्या जो फ़ोन उठाते हुए धीरे से कहती है, अभी चैन नहीं है तुझे, क्या है बोल बहन। वहीं इधर से आशी जो उससे कहती है, यार कुछ सोल्यूशन मिला तुझे, मेरे घर वाले मुझे आकर के यहाँ पकड़ लिए हैं। मुझे नहीं लगता कि तुझे पता है क्या हुआ, ये मिनिस्टर है ना, वो आकर के मेरे घर पर सब कुछ बता दिया। अब मैं क्या करूँ यार, मेरे घर वाले मेरी शादी जल्दी करवा देंगे, मुझे शादी नहीं करनी। काव्या जो दूसरी तरफ से कहती है, मुझे समझ नहीं आ रहा तेरी लाइफ में तेरी प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, लेकिन एक बात मैं बता रही हूँ बहन, प्लीज़ थोड़ी सी रहम कर ले मुझ पर। अभी बहुत सारा डांट सुनकर आई हूँ मैं अपने रूम में, प्लीज़ अभी अगर, हाँ आ रही हूँ। कि तभी काव्या की मॉम जो उसे बुलाते हुए कहती है, किससे बातें हो रही हैं, और ये बोलते बोलते वो फिर से रूम में आ जाती हैं। उसकी मॉम जो काव्या के सामने खड़े होकर कहती हैं, तुम फिर उससे लग गई। काव्या जो अपने फ़ोन को छुपाते हुए कहती है, नहीं मैं मैं तो अपनी एक फ्रेंड से नोट्स मांग रही थी, मैं उससे बात नहीं कर रही। कि तभी काव्या की मॉम जो उसके सामने आते हुए कहती हैं, मुझे ये नहीं समझ में आता कि लड़कियां चोरी चोरी अपने बॉयफ्रेंड से बात करती हैं और तुम हो कि अपने बेस्ट फ्रेंड से चोरी चोरी बातें कर रही हो। काव्या जो धीरे से कहती है, आप बात ही नहीं करने देती उससे, इसीलिए चोरी चोरी करना पड़ता है, सॉरी। काव्या अपनी मॉम से बहुत डरती थी और उसकी मॉम थी भी बहुत स्ट्रिक्ट। वो तुरंत ही काव्या के हाथ से फ़ोन छीनते हुए कहती हैं, प्लीज़ भगवान के लिए, तुम्हें तो मिनिस्टर का रिश्ता मिल गया है, कम से कम मेरी बेटी को तो अब छोड़ दो। दूसरी तरफ से आशी जो उनकी मॉम से थोड़ा चिढ़ाते हुए वे में कहती है, आपकी बेटी मेरी हाफ गर्लफ्रेंड है आंटी, उसे कैसे छोड़ सकती हूँ मैं। जैसे ही काव्या की मम्मी ने ये सुना, वो तुरंत ही फ़ोन पर चिल्लाते हुए कहती हैं, पागल हो क्या तुम, जिससे बात मत करना, तुम अजीब लड़की है, तुम्हें हाफ गर्लफ्रेंड बोल रही है।
काव्या को इस बात पर थोड़ी हंसी आ जाती है क्योंकि उसकी मॉम समझ नहीं पाती कि आखिर ये आशी ने सिर्फ मजाक में कहा है। और उसकी मॉम जो काव्या को डांट लगाते हुए कहती है, तुम भी उसके साथ बिगड़ती जा रही हो, मैं बता रही हूँ उससे दूर रहना तुम। तो लड़ाकू विमान है ही, तुमको भी अपनी तरह बना देगी। और ये बोलकर उसकी मॉम काव्या को ताने मारकर वहां से चली जाती हैं। मगर काव्या ने सिर्फ दिखाने के लिए फोन काटा था, वो एक्चुअल में फोन काटी नहीं थी। वहीं आशी जो कहती है, यार तेरी मॉम कितना पटर पटर करती हैं। काव्या जो कहती है, अरे यार मॉम है मेरी, अब उनको तो मत बोल, उनको तो प्लीज छोड़ दे। अच्छा सुन, बहुत लेट हो गया, हम सो जाते हैं, अभी बाद में बात करेंगे। वहीं आशी जो कहती है, नहीं यार सोना तो बिल्कुल नहीं है, मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। यार तू प्लीज़ कोई तो जुगाड़ निकाल, मैं कहीं भागना चाहती हूँ, मैं कहीं कहीं भी भाग जाऊँगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस प्लीज़ कोई जगह बता दे जहाँ पर मैं जाकर छुप सकूँ उस शादी से। काव्या जो कहती है, वैसे एक जगह मैं बता तो सकती हूँ, लेकिन पक्का तो मुझे डांटेगी तो नहीं। काव्या की बात सुनकर आशी जो कहती है, अरे क्यों डांटूंगी, मुझे तो खुद ही इस वक्त हेल्प की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पता नहीं कब ये लोग मुझे मंडप में ज़बरदस्ती ले जाकर बैठा देंगे और कब मेरी शादी हो जाएगी और फिर मैं किसी की बीवी, नहीं मुझे नहीं बनना। काव्या जो कहती है, अच्छा ओवर एक्टिंग करना बंद कर, बस तू ध्यान से सुनना, और हाँ प्लीज़ मुझे डांटना नहीं बीच में। एक है घर जहाँ तू छुप सकती है। जैसे ही आशी के कान में ये बात पड़ती है, उसके दिल को सुकून मिलता है और वो बोलती है, जल्दी कौन सी जगह, हाय मुझे तो जन्नत मिल जाएगा, जल्दी बता। वहीं काव्या जो कहती है, वो अमन को जानती है तू। जैसे ही काव्या के मुंह से अमन का नाम निकला था, इधर से आशी जो उसे डांटते हुए कहती है, पागल हो गई है क्या, मैं अमन के तो सोची भी कैसे ऐसा। वही दूसरी तरफ से काव्या जो कहती है, मैंने कहा था ना डांटना नहीं। अमन एक ऐसा लड़का था जो काव्या और साथ ही आशी का दोस्त था। वैसे आशी का तो दोस्त नहीं था, वो आशी का तो आशिक था, लेकिन ये बात उसने कभी भी आशी को बताई नहीं थी, वरना उसकी धुलाई हो जाती। लेकिन लड़कियों के अंदर ये टैलेंट होता है, लड़कों की नज़रों से ही वो पहचान लेती हैं कि कौन सा लड़का उन्हें किस नज़र से देख रहा है। वैसे आशी को भी पता चल जाता है और ऊपर से काव्या ने उसे कंफर्मेशन भी दे दी होती है कि अमन तुम्हें लाइक करता है। आशी जो कहती है, उसके घर नहीं जा सकती मैं, वो बहुत ही चपड़ गंजू सा लड़का है। वहीं काव्या जो कहती है, देख अगर तुझे मिनिस्टर से बचना है तो तू अमन के साथ जाकर रह ले, वैसे अमन तुझे लाइक करता है और भले ही तुझे उसमें इंटरेस्ट ना भी हो, छुपने में क्या चाहता है, और अमन ही है जो अपने पूरे अपार्टमेंट में अकेले रहता है, लाइक उसके अपार्टमेंट में और कोई नहीं उसके अलावा, वरना जिसके भी घर जाएगी पूरी फैमिली मिलेगी तुझे। आशी भी काव्या के बात को समझते हुए कहती है, वैसे बात तो सही है, रहता तो बंदा अकेले ही है, लेकिन अच्छा नहीं लगेगा यार, मैं उसके घर नहीं, मैं नहीं जा सकती। काव्या जो कहती है, तो फिर मुझे सोने दे और मैं जा रही हूँ सपने में तुझे और अपने जीजू को साथ में देखने। आशी जो उससे कहती है, मारूंगी ना एक चपेट, क्या बकवास कर रही है, मुझे किसी के साथ शादी नहीं करनी। काव्या जो कहती है, अब अगर तू भागेगी नहीं तो तेरी शादी तो होनी ही है, अब शादी हो जाएगी तो फिर लाइक तू लहंगे में कितनी सुंदर लगेगी ना, ऊपर से तेरे पॉप कट हेयर, हाय एकदम हॉट हीरोइन लगेगी तू तो। आशी जो कुछ सोचते हुए कहती है, उनकी तो नहीं करेगा ना, मान जाएगा। काव्या जो कहती है, अरे ऑब्वियसली मान जाएगा यार, और तेरी तो वो कितनी ज़्यादा सुनता है, अगर उसे पता चलेगा ना कि तू उसके घर पे पधार रही है, पूरी स्वागत की थाली लेकर तेरी आरती में खड़ा रहेगा दिन भर। आशी जो कहती है, वैसे कुछ ही दिन की तो बात है, अगर नहीं बस उसके घर नहीं जा सकती मैं, और फिर वो अपना मूड फिर से चेंज कर देती है। काव्या जो आशी से कहती है, अच्छा एक दोस्त भी है मेरी जो आउट ऑफ सिटी रहती है, अगर तू चाहे तो उसके यहाँ भाग के जा सकती है, लेकिन अभी प्रॉब्लम यह है कि उसकी शादी हो गई है और वो अपनी ससुराल में रहती है। आशी जो कहती है, यार तू जब भी वो सोल्यूशन बताती है ना, प्रॉब्लम साथ में आ जाती है उसके, तू रहने दे बयान, मैं खुद सोच लूँगी, रहने दे। और ये बोलकर वो फ़ोन कट कर देती है और अपनी आंख बंद करके कुछ सोचने लगती है। काव्या ने जिस तरह से बोला था कि अगर तू भाग के नहीं जाएगी तो ऑब्वियसली तेरी शादी मिनिस्टर जी से तो होने वाली है, वो जैसी अपनी आंखें बंद करती है वो खुद को मंडप में पाती है जहां पर वो लहंगा पहनकर मिनिस्टर के साथ खड़ी हुई है। वैसे मिनिस्टर और उसकी जोड़ी अच्छी तो लग रही थी, लेकिन ये देखते ही आशी एकदम से अपनी आंख खोलती है
और अपने दिमाग पर मारते हुए कहती है, ये सब क्या सोच रही मैं? नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता, मैं नहीं कर रही शादी। अभी तो मुझे बहुत अय्याशी करनी है, पैसे कमाने हैं, आराम से घूमना है, बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदनी है। शादी होगी तो सब खराब हो जाएगा, क्या करूं? वो ये सब सोच रही थी कि तभी उसके फोन पर किसी का कॉल आ जाता है। आशी के फोन पर हमेशा काव्या की कॉल आता था और अभी भी उसने काव्या से बात भी किया था, जिसकी वजह से वो रैंडमली फोन उठाते हुए कहती है, आशी जो थोड़ा बनते हुए कहती है, क्या हुआ, रहा नहीं जा रहा मेरे बिना? वो हमेशा इसी तरह से काव्या को परेशान किया करती थी कि तभी दूसरी तरफ से एक मैस्कुलिन आवाज आती है, जी नहीं, बिल्कुल नहीं रहा जा रहा। मगर आपको कैसे पता चला? जैसे ही आवाज आशी के कान में पड़ती है, वो झटके से अपने कान से फोन को हटा कर देखती है तो ये अननोन नंबर था। आशी जो उसे दोबारा कान में लगाते हुए कहती है, किसको अपनी मौत को इनविटेशन देने का मन कर रहा है, जो मुझे इस तरह से कॉल करके बात कर रहा है? हाँ, कौन है? दूसरी तरफ से फिर से आवाज आती है, जो भी हैं, अब जान भी आपके और हम भी आपके, जब चाहें तब ले सकती हैं आप। आशी जो अपनी मुट्ठी को कस के बंद करते हुए कहती है, आप प्लीज अपना एड्रेस भेजेंगे, हम अभी आते हैं, फिर आपको बताते हैं कि आप किससे बात कर रहे हैं। कोई आइडिया भी है? ऐसे रैंडमली किसी को भी कॉल करने से आपकी जान को खतरा हो सकता है। बोल कौन रहा है, बताएगा? दूसरी तरफ से आवाज आती है, ऐसे जान को खतरा तो है मेरे, लेकिन आई थिंक आपके बिना मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द आप हमारे पास आ जाएं, लेकिन शादी से पहले मैं आपको अपने घर बुलाना नहीं चाहता। शादी के बाद तो साथ में ही रहना है, थोड़ा वेट कर लो। जैसे ही आशी सुनती है, वो थोड़ा सा घबराते हुए कहती है, क्या मैं मिनिस्टर जी से बात कर रही हूँ? दूसरी तरफ से आवाज आती है, अरे इतना घबरा क्यों रही हैं आप? और वैसे भी आपको मेरा नाम तो पता ही है, आर्यांश नाम है मेरा। मिनिस्टर जी क्यों करती हैं? ये तो दूसरों के लिए। आशी जो समझ जाती है कि ये किसका कॉल है, वो कहती है, देखिए मेरे लिए भी आप मिनिस्टर जी ही हैं, क्योंकि मैं भी आपकी दूसरी ही हूँ। मिनिस्टर जी जो कहते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं, सोचिएगा भी मत, आप तो उसी दिन मेरी अपनी बन चुकी थी जिस दिन मैंने आपको फर्स्ट टाइम देखा था। आशी जो कहती है, न जाने कौन सा मनहूस दिन था वो और वैसे भी आपने मुझे जिस भी हालत में देखा, मैं तो कभी मेकअप करके बाहर नहीं निकली। मैं शादी में भी जाती हूँ तो शर्ट पैंट पहन कर जाती हूँ। ऐसी कौन सी जगह देख लिया आपने कि मैं पसंद आ गई आपको? मैंने सुना आपके आगे पीछे बहुत सारी लड़कियां घूमती हैं। मैं तो कहती हूँ उन्हीं में से किसी एक को चूज कर लीजिए और शादी कर लीजिए। आपको शादी करने की जल्दी, लेकिन मुझे नहीं है सर। आर्यांश जो अपनी आंखें बंद करते हुए आशी के उस फर्स्ट टाइम मीटिंग को याद करते हुए स्माइल करते हुए कहते हैं, तुम्हारी सादगी तुम्हारी सबसे बड़ी खूबसूरती है आशी जी। आशी जो कहती है, देखिए मेरे घर वाले और मेरी फ्रेंड ही सिर्फ मुझे आशी बुलाया करती हैं, दूसरे लोग मेरा नाम अश्विनी बुलाते हैं, तो मेक श्योर आप मुझे अश्विनी बुलाएं। आर्यांश जो सुनकर कहते हैं, वाओ नाइस नेम, वैसे इस नाम के बारे में मुझे पता नहीं था। आशी जो कहती है, मेरे बारे में सच में कुछ नहीं पता है, जिस दिन पता चल जाएगा ना आप शादी से खुद पीछे हट जाएंगे। मेरे शहर के पूरे कवारे लड़के जिसकी मम्मी इस बात से उन्हें डराती हैं कि कहीं तुम्हारी शादी आशी राठौर जैसी लड़की से ना हो जाए, और आप हैं कि खुद ही मेरे गले पड़े हुए हैं। आपको पूरे शहर में कोई और लड़की नहीं नजर आ रही? भला ऐसा कौन सा इंटरेस्ट आ गया मुझे देखकर? देखिए सर, मैं फ्री का एडवाइस दे रही हूँ, लेना है तो लीजिए और नहीं लेना तब भी लीजिए। मैं एक ऐसी लड़की हूँ जो बिल्कुल नॉर्मल नहीं है, और मैं शादी वादी की चीज़ों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रखती, और मैं बहुत ही खतरनाक साबित हो सकती हूँ आपके लिए। आपको समझ क्यों नहीं आ रहा है? मेरा गुस्सा ना अलग लेवल पर है। शादी में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, लड़कियों वाली मेरी हरकतें नहीं है, हर बात बात पर लड़ाई करती रहती हूँ, और जस्ट नहीं कर पाएंगे आप मेरे साथ। दूसरी तरफ से आर्यांश की आवाज़ आती है, यही तो सबसे बड़ी खासियत है तुम्हारे अंदर कि तुम बाकी लड़कियों से बिल्कुल यूनिक हो। वैसे भी डार्क सर्कल हो भी गए आंखों के किनारे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी तो तुम तब भी रहोगी, पर फिर भी सो जाओ। आशी जो कहती है, और ये बोलकर वो जैसे फोन रखने वाली होती है कि दूसरी तरफ से आवाज आती है, और कहीं भागने की कोशिश मत करना। ये आवाज अभी तक के आर्यांश की आवाज से थोड़ी अलग थी, जैसे वो उसे बातों बातों में ही वार्निंग दे रहे हों। आशी जो कहती है, अच्छा तो आपको कैसे पता चला कि मैं भागने की प्लानिंग कर रही हूँ?
दूसरी तरफ से आर्यांश जो थोड़ा स्ट्रिक्ट टोन में कहते हैं, तुम्हारे हर एक चीज़ के बारे में खबर रखता हूँ मैं। मेक श्योर कि तुम ऐसी कोई गलती मत करो, वरना जिसके भी घर तुम्हारे कदम पड़े उस घर का एक भी मेंबर जिंदा नहीं बचेगा। आई होप यू गेट इट माई फ्यूचर वाइफ। और ये बोलकर वो उससे कहते हैं, चलो अब तुरंत सो जाओ। आशी जो कहती है, हाँ सो रही हूँ मैं। वही दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, तुम सो नहीं रही हो, तुम बैठी हुई हो, आराम से लेट कर सो। आशी जो इधर उधर चौंकते हुए देखती है, जैसे आर्यांश उससे कहीं ना कहीं से देख रहे हो। वो एकदम से हैरान होते हुए पूछती है, आपको कैसे पता कि मैं बैठी हुई हूँ? आर्यांश जो कहते हैं, मुझे हर चीज़ पता है अपनी बीवी के बारे में। आशी जो कहती है, कोई बीवी नहीं हूँ मैं आपकी, सोचिए कभी मत। और देखिए, वैसे भी शादी आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते मुझसे, मेरी मर्जी के बिना शादी नहीं हो सकती, समझ रहे हैं ना आप? आर्यांश जो कहते हैं, चलो ठीक है, वो भी देख ही लेंगे कि कैसे नहीं मानती हो तुम। आशी जो अपनी भावे चढ़ाते हुए कहती है, फोर्स करेंगे मुझे? आर्यांश जो उससे कहते हैं, अगर फोर्स्ड मैरिज ही तुम्हारी किस्मत में लिखा है तो मैं क्या कर सकता हूँ? वेल, हम इस बारे में बाद में बात करते हैं, अभी सो जाएं आप। और ये बोलकर वो फ़ोन कट कर देते हैं। आशी जो अभी भी हैरानी में पड़ी हुई थी कि आखिर आर्यांश उसे किस तरफ से देख रहे हैं, वो हर जगह की खिड़कियों को बंद कर देती है और साथ ही अपने रूम के लाइट्स ऑफ करके ब्लैंकेट के अंदर छुप जाती है। वैसे वो डरने वालों में से तो बिल्कुल नहीं थी, मगर बात अगर मिनिस्टर जी की हुआ करती थी तो आशी भी थोड़ा दब जाया करती थी। और ये बात उसे खुद नहीं समझ में आती थी कि आखिर वो मिनिस्टर जी के सामने इतना बोल क्यों नहीं पाती है और उनके सामने इतनी स्ट्रिक्ट क्यों नहीं बन पाती है। आइए जानते हैं आखिर कहाँ भाग कर जाएगी आशी, और क्या उसका ये डिसीजन लेना किसी की मौत का कारण बन सकता है। आइए जानते हैं इसे आने वाले एपिसोड में, और सुनते रहिए फोर्स्ड मैरिज विद मिनिस्टर, सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्य के साथ। हे लवली लिसनर्स, आ चुके हैं आप लोगों के लिए फोर्स्ड मैरिज का न्यू एपिसोड। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। अब तक की कहानी में आप लोगों ने सुन लिया था कि आशी जो बेफिक्र होकर ब्लैंकेट के अंदर छुप कर सो चुकी थी, मगर अभी उसे इस बात की खबर नहीं थी कि कोई उसे बड़ी सी स्क्रीन पे आराम से बैठकर देख रहा है, जब तक वो पूरी तरह से नींद की आगोश में नहीं चली जाती। एक शख्स जो सोफा पर बैठे हुए अपने पाँव को टेबल पर चढ़ाए हुए आशी को ही देख रहा था, जब तक वो पूरी तरह से नींद की आगोश में गुम नहीं हो गई थी। वो शख्स आशी को देखते हुए कहता है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो तुम। तुम्हारी ये स्ट्रेंथ पावर एक एक करके ऐसे खत्म करूंगा ना मैं कि तुम्हें भी एहसास नहीं होगा कि तुम इतनी कमजोर कब बन गई। जितनी उड़ान भरने की कोशिश करती हो, मैं उतना ही तुम्हारा पर काट दूंगा। बहुत बड़ी गलती कर दी थी तुमने। तुम्हारी वजह से मेरी पार्टी के सारे मेंबर्स की रेपुटेशन खराब हो गई। तुम चाहती तो उसे एकांत जगह पर भी ले जाकर मार सकती थी, मगर नहीं, तुम्हें तो पूरी पब्लिसिटी करनी थी ना। जब से तुम्हें फर्स्ट टाइम फाइट करते हुए देखा है ना, आई स्वेयर अश्विनी जी, पहली बार किसी लड़की पर दिल आया है मेरा, और उसकी जिंदगी बर्बाद करने का मजा ही कुछ और होगा। मेरे अभी असली चेहरे से वाकिफ नहीं हुई हैं आप। जिस दिन हो जाएंगे, आपके अंदर की सारी चर्बी अपने आप निकल जाएगी, माय फ्यूचर वाइफ। और ये बोलकर वह स्क्रीन को ऑफ कर देते हैं। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि आर्यांश रायज़ादा ही थे, जो अपने बगल में रखे साइड टेबल पर से एक सिगरेट अपने बॉक्स से निकालते हैं और उसको जलाकर उसकी एक कश अपने मुंह में लेते हैं, और फिर उसका धुआं उड़ाते हुए आशी को याद करते हुए कहते हैं, ऐसे ही तुम्हारे अंदर की सारी पावर को उड़ाकर कहीं फेंक दूंगा मैं। तुम्हारे अंदर की इस ताकत को तुम्हारे शरीर से निकालना बहुत जरूरी है, और उसके लिए तुमसे शादी करना बहुत जरूरी है आशी जी। अगली सुबह आशी जो बिंदास होकर आराम से 9 बजे सोकर उठा करती थी, ये कभी 10 और 11 भी बज जाया करता था, डिपेंड करता था कि आशी रात में कितने बजे सो रही है। लगभग 9 बजे आशी की नींद अपने आप ही खुलती है
और वो अपने बेड से उठते हुए एक जोरदार अंगड़ाई लेते हुए कहती है, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे शहर, मेरे नवाबों के शहर लखनऊ। आपका मैं करती हूँ फिर से स्वागत। और आज देखिए किसकी बजने वाली है मेरे हाथों से बैंड। और ये बोलकर वो खुद को एक बार शीशे में देखती है और अपने बाल को इधर उधर झटकते हुए कहती है, ये बाल कुछ ज्यादा बड़े नहीं हो रहे मेरे, लगता है फिर से कटवाना पड़ेगा। और ये बोलकर वो खुद को शीशे में हाई फाई देती है और फिर रूम से बाहर चहकते हुए बाहर निकल आती है। वो अपने शर्ट के स्लीव्स को ऊपर फोल्ड करते हुए सुबह सुबह किचन में अपनी मम्मा से मिलने जाती है। वहीं उसकी मॉम जो बैठकर उसके लिए और साथ ही पूरे घर के लिए नाश्ता तैयार कर रही थी। आशी जो उन्हें पीछे से पकड़ते हुए कहती है, गुड मॉर्निंग मम्मी। और ये बोलकर वो उनके गाल पर धीरे से किस कर देती है। वहीं उसकी मॉम सुरभि जी जो उस पर नाराज होते हुए कहती हैं, लड़कियों वाले कोई लक्षण नहीं है इसके अंदर, सुबह सुबह सारी लड़कियां नहाकर सुबह सुबह तैयार हो जाती हैं और तू है, और ये क्या हुलिया बना रखा है, शर्ट पैंट पहन करके पता नहीं कौन सा मजा मिलता है तुझे, जाकर के कोई लड़कियों वाले कपड़े खरीद कर आ। काव्या को देख कितने अच्छे अच्छे कपड़े पहनती है और एक तू है मर्दानी जैसे कपड़े पहनकर घूमती है। सुरभि जी की बात सुनकर आशी अपने बाल को थोड़ा झटकते हुए कहती है, आपको नहीं लग रहा कि मुझे बाल कटवा लेने चाहिए सैलून में जाकर, कुछ ज्यादा ही बड़े हो रहे हैं। सुरभि जी जो इस वक्त फ्रूट्स काट रही थी वो उसी चाकू को आशी के सामने लाते हुए कहती हैं, जान लेना अगर तुमने बाल फिर से कटवाए तो भगवान की कृपा से थोड़ा बहुत बढ़ रहे हैं और तुम उसे फिर से नहीं, इस बार अगर तुमने बाल कटवाया ना तो जान लेना। आशी जो कहती है, ओहो मतलब मेरी तरह हो गई है मेरी मम्मी जी, बस ऐसे ही देखना चाहती हूँ आपको, एकदम कट्टर बन के रहा करो, और ये सिर्फ मेरे सामने नहीं पप्पा के सामने भी कट्टर बन के रहा करो। अगर वो कुछ बोले ना तो आप उनको 5 बोल करके सुना दिया करो, दबने का नहीं माँ, मैं हूं ना आपके साथ। सुरभि जी जो कहती हैं, तुमने तो बस पूरा घर को अखाड़ा ही बना रखा है, हर जगह बस तुम लड़ाई ही करवाती रहो। कि तभी पीछे से उसके डैड जो आते हुए कहते हैं, क्या चल रहा है माँ बेटी में। वहीं सुरभि जी जो आशी से परेशान होते हुए कहती हैं, देख लीजिए क्या चल रहा है इस लड़की का, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे नहीं लगता कि मिनिस्टर जी ज़्यादा दिन तक इसके साथ टिकेंगे, जिस दिन असलियत पता चल गई ना उन्हें पक्का छोड़ देंगे। आशी जो कहती है, हैं सच्ची, अगर उन्हें मेरी असलियत पता चल गई तो वो मुझे छोड़ देंगे। और ये बोलकर वो एकदम से खुश होते हुए अपने डैड से कहती है, आप मुझे हमारे मंत्री जी का एड्रेस बता सकते हैं, कहाँ रहते हैं वो महान प्राणी। सुरभि जी की बात सुनकर आशी के डैड भी अब पूरी तरह से चैतन्य हो चुके थे और वो आशी से कहते हैं, नहीं हम नहीं बताएंगे तुम्हें उनका घर, उस सज्जन के घर जाकर न जाने कौन सा तूफान मचाओगे तुम, और इतना मुश्किल से जो रिश्ता मिला है वो भी हाथ से निकल जाएगा। और ये बोलकर वो थोड़ा परेशान हो जाते हैं कि तभी आशी उनके कंधे पर हाथ रखते हुए कहती है, ये रिश्तेदारों ने ना आप लोग के दिमाग में बस रिश्ता 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 भर रखा है, वैसे ये कचरा बाहर निकाल कर फेंक दीजिए। जो गलती आप दोनों ने कर ली है ना ये शादी के कदम उठा करके, वो गलती मैं नहीं करने वाली। सुरभि जी जो कहती हैं, हाँ और उसी गलती के नतीजे है तू, न जाने कहाँ से पैदा हो गई। आशी जो सुरभि जी को बगल से पकड़ते हुए कहती है, वैसे कारनामे तो आप ही लोगों के हैं, अब गलतियां आप लोग मुझ पर चाहे कितना भी दे दें, है कि नहीं। और ये बोलकर वो वहां से हंसते हुए निकल जाती है। सुरभि जी जो कहती हैं, देख रहे हैं कितनी बेशरम हो गई है, लड़कियों जैसे ना लिहाज ना शर्म ना कपड़े ढंग के, आज जाकर के कपड़े खरीद कर लाओ तुम, ये सारे शर्ट में तुम्हारे फाड़ के फेंक दूंगी, बता रही हूँ। आशी जो अपने बाल को इधर उधर फिर से लहराते हुए कहती है, मैं तो जा रही हूँ बाल कटवाने, पहले आप वो रोक कर दिखा दो। और ये बोलकर वो अपने छोटे भाई को ढूंढते हुए कहती है, ओ सीनू के बच्चे किधर है, चलेगा सैलून, मस्त विराट कोहली वाले हेयर कट कटवाएंगे। सीनू जो अपनी दीदी के पास आते हुए कहता है, सच्ची दीदू प्लीज मेरा भी विराट कोहली वाला कटवाना, मुझे बहुत पसंद है। कि तभी वो उसके सर पर मारते हुए कहती है, तेरा नहीं अपना कटवाऊंगी, तेरा क्यों कटवाऊंगी, और तेरे कौन से बाल बड़े होने हैं, तेरे तो वैसे भी छोटे छोटे हैं, और वैसे भी अभी विराट कोहली वाला कट लेकर करेगा क्या, अभी नहीं मिल रही तुझे अनुष्का, उसके लिए पहले बड़ा इंसान बन, समझा। हर जगह बस सुंदर बनने का फिक्र रहता है सबको।
और फिर वो सीनू को पूरी तरह से निराश करके रूम में भाग जाती है और बाथरूम में जाकर तैयार होना शुरू कर देती है। उसका ये डेली का रूटीन हुआ करता था। वो बस सुबह उठा करती, तैयार होकर के बस फुर्र से बाहर निकल जाया करती। ना तो उसे नाश्ता पानी से कोई लेना देना था, ना तो कोई घर के काम से। उसे अपना एक कैफे शॉप खोलना था, जिसकी वजह से वो बार बार उसके लिए बहुत ज्यादा परेशान रहा करती थी। वो हर छोटे से छोटे कैफे शॉप में जा करके पता करती थी, हर एक बजट के बारे में कोशिश करती थी जानने की, छोटी से छोटी बातों को नोट करती थी। थोड़े ही देर में वो तैयार होकर बाथरूम से बाहर निकल जाती है। सुरभि जी जो डाइनिंग टेबल पर नाश्ता लगाते हुए कहती है, आ जाइए महारानी जी, कुछ खा तो लीजिए, कम से कम सुखंडी होती जा रही हैं। आशी जो ऊपर से चिल्लाते हुए कहती है, अरे मैं तो पराई धन होने वाली हूँ ना, मुझे क्यों खिला रहे हो? मुझे तो भेज रहे हो किसी और के घर, वहीं खाऊंगी अब ठूस ठूस के, सूंप्रखा बन जाऊंगी वहां खा खा करके। रहने दो आप लोग, मुझे नहीं खाना। वो थोड़ी नाराज आवाज में बोलती है। तो उसके पापा जो सुरभि जी को देखकर कहते हैं, हमारी बेटी वहां खुश तो रहेगी ना? वो लोग बड़े इज्जतदार घराने के लोग हैं, मुझे नहीं लगता कि आशी वहां पर एडजस्ट कर पाएगी। क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमें सोच समझकर हमारे बच्चे के रिश्ते करने चाहिए? सुरभि जी जो कहती हैं, कौन सी जगह इसका रिश्ता टिकेगा? और वो तो मिनिस्टर जी की मेहरबानी है हम लोगों पर, और कितने महान है वो, जो कल इसके कारनामे देखने के बावजूद भी इस रिश्ते के लिए मना नहीं किए। देखिए आप झूठ में परेशान हो रहे हैं और खामखा मुझे भी परेशान कर रहे हैं। इस बात का कोई तुक ही नहीं बनता कि अब हम अपनी बच्ची का रिश्ता कहीं और पूछने जाए। पूरे शहर में तो इसने तबाही मचा रखी है, हर लड़के इससे डरते हैं। और लड़के तो छोड़िए, मैंने तो देखा 3-4 गुंडे जैसे लड़के थे, ऐसे हट्टे कट्टे, वो भी इसको देख करके अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिए। ऐसी तो है आपकी बेटी, ना जाने कौन से गुंडे खानदान से पैदा हो गई है, हमारे खानदान में तो ऐसा कोई नहीं था। आशी जो उनकी खुसुर फुसुर सुनते हुए कहते हैं, सब सुनाई दे रहा है मुझे, गुंडी बोल रही हैं आप मुझे? और ये बोलकर वो डाइनिंग टेबल पर आ जाती है। सारे लोग जहाँ चेयर पर बैठकर आराम से इंसानों की तरह खाना खाया करते थे, वहीं आशी के अंदर तो ये गुण ही नहीं था। वो तो किसी जानवर की तरह तुरंत ही टेबल पर आकर बैठती और कहती है, क्या बना है खाने में? सुरभि जी जो कहती हैं, ओट्स खा लो या फ्रूट्स खा लो, जूस भी पी लो, थोड़ा फायदा करेगा। कि तभी आशी के पापा जो उससे कहते हैं, अब ऐसे प्रोटीन भरे खाने खिलाओगी तो तुम्हारी बेटी गुंडी तो बनेगी, अब ऐसे तंदुरुस्त बन जाएगी तो मार पीटी तो करेगी, पहलवानी वाले तो खाने खिला रही हो तुम इसको। आशी जो कहती है, वाह पापा जी, बिल्कुल सही बोला आपने, ऐसे रूखे सूखे खाने मत खिलाया करो, पिज्जा बर्गर कुछ ऐसा खिलाया करो ना, एकदम टेस्टी टेस्टी। उसकी मॉम जो कहती है, टेस्टी टेस्टी, बस खाना ही सीख, बनाना तो आता नहीं तुझे। आशी जो टेबल पर पालथी मारकर सुरभि जी के सामने बैठकर कहती है, अरे मुझे क्या जरूरत है बनाने की, होंगे नहीं मंत्री जी के घर पर काम करने वाले, हमारे लिए खाना पका करके हमें सामने रख के देंगे, और वो भी जो कहूँगी वो देंगे, आपकी तरह नहीं कि ये नहीं दूंगी, पिज़्ज़ा नहीं बना सकती हूँ, बर्गर नहीं, वो तो बिल्कुल खाना ही नहीं तुम्हें, ऐसा नहीं करेंगे वहाँ पर। सुरभि जी पहली बार आशी की बात से खुश हुई थी। वो मुस्कुराते हुए कहती हैं, तो तुम्हें ये रिश्ता मंजूर हो गया? आशी जो कहती है, हाँ जी, घंटा मंजूर हो गया, मुझे कोई मंजूर नहीं है, मैं तो बस ऑप्शन दे रही थी आपको कि आप अच्छे अच्छे खाने बना करके मुझे खिला दिया करो, वरना ऐसा नहीं कि मेरे पास ऑप्शन की कमी है, मतलब और भी बहुत सारी जगह हैं जहाँ मैं खा सकती हूँ अच्छे अच्छे खाने। कि तभी उसके फ़ोन पर किसी का कॉल आता है। वो फ़ोन उठाकर कहती है, हाँ बहन तैयार हो गई? दूसरी तरफ से काव्या जो कहती है, तेरा तो सुबह से बस उठकर यही काम होता है, मुझे डांट सुनवाना, तुझे पता है मम्मी ने मना किया तेरे साथ रहने से। आशी जो कूद कर टेबल से नीचे उतरते हुए कहती है, आंटी जी तो खामखा परेशान हो गई हैं, जब से तुम्हें गर्लफ्रेंड बोल दिया ना, उन्हें लग रहा होगा कि हमारे बीच कुछ चल रहा है। जैसे ही सुरभि जी और साथ ही आशी के डैडी ये सुनते हैं, वो दोनों लोग आपस में एक दूसरे को देखकर एकदम से हैरान हो जाते हैं कि आखिर इनकी बेटी ये कौन से नए लफड़े में पड़ गई। आशी जो काव्या को रिलैक्स करते हुए कहती है, अरे तो टेंशन नहीं ले, मेरे घर की खिड़की और तेरे घर की खिड़की में ज़्यादा अंतर नहीं है, तू बोल तो मैं तेरे घर की खिड़की में आ जाऊंगी, फिर वहाँ से तुझे पकड़ के अपने घर की खिड़की पर ले आऊंगी, फिर मेरे घर पे आ जाना तो उसके बाद से हम निकल चलेंगे। काव्या जो कहती है, यार आर यू श्योर कि तो इंसान है, बंदर तो नहीं है ना? आशी जो हंसते हुए कहती है, वैसे तो हमारे एंसेस्टर तो बंदर हुआ करते थे, वो बात अलग है कि तुम लोग में उनका फीचर थोड़ा कम है, हमारे अंदर थोड़ा ज़्यादा है।
अच्छा चल चल, अब ज़्यादा नाटक नहीं, जल्दी से तैयार हो जा। वो नए वाला जो कैफ़े शॉप खुला है ना, उस पर जा कर के आज बात करनी है मेरे को। और हाँ, मैं सोच रही हूँ आज अपने धन्नो को नहीं ले चलूँगी। एक मिनट। और फिर वो काव्य से कहती है, तू जल्दी से तैयार हो, मेरे दिमाग में भी कुछ आ रहा है। मम्मी। और ये बोलकर वो तुरंत ही सुरभि जी के पास आते हुए कहती है, मेरी धन्नो कहाँ है? वो मिनिस्टर जी बोले थे कि आ करके दे देंगे धन्नो। अब कहाँ है मेरी धन्नो? दिख तो नहीं रही। सुरभि जी जो कहती हैं, जब ऑलरेडी नई कार घर में खड़ी है तो उस पुरानी खटारी कार को तुम्हें यूज करने की क्या जरूरत है? हर काम तुम्हें बेवकूफों वाला करना होता है और हमेशा अपने पापा की नाक कटवानी रहती है। आशी जो उनको उंगली दिखाते हुए कहती है, देखो मम्मी, हर बात को मैं सह लूंगी, लेकिन मेरे धन्नों के बारे में कुछ मत बोलना। ओल्ड है मगर मेरी गोल्ड है वो। और वैसे भी पापा की नई कार में वो मजा कहाँ जो उस प्यारी सी खूबसूरत सी खटारे में है। जब वो आवाज करते हुए चुई 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 चलती है ना, आहा हा, कितना मजा आता है। आप उसमें बैठ के देखो तो सही, स्वर्ग की अनुभूति होती है। और वैसे भी उससे मेरा दिल लग गया, अब मैं ना जाने दूंगी अब उसे। डैड, आपको पता है कहाँ है? उसके डैड जो कहते हैं, मुझे कुछ नहीं पता है, मैं तो पागल ही हो जाऊंगा इस लड़की से। और ये बोलकर वो अपने आधे नाश्ते को ही छोड़कर वैसे ही वहां से ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। वहीं सुरभि भी अपनी मॉम से कहती है, टेंशन मत लेना, आज धमाका थोड़ा कम ही करूंगी, काम से जा रही हूँ, ठीक है, परेशानी होना। हाँ लेकिन अगर लड़के बदतमीजी वगैरह किए तो। कि तभी सुरभि जी जो कहती हैं, तुम्हारे साथ और कोई बदतमीजी? बेटा मुझे सबका पता है और तुम्हारा भी अच्छे से पता है बदतमीजी कौन शुरू करता है। वहीं आशी जो कहती है, अरे अरे ऐसा नहीं मम्मी, मैं तो बस लोगों को बचा कर समझा कर उन्हें सुधारने की कोशिश कर रही हूँ, बस मेरा मिशन यही है, लोगों को सुधारना। उसकी मम्मी जो उसके सर पर मारते हुए कहती हैं, अगर ये मिशन थोड़ा खुद पर भी अप्लाई करके खुद को भी सुधार लेती ना बेटा, तो मेरा बहुत ज्यादा बोझ हल्का हो जाता। आशी जो कहती है, आप ही ना मम्मी, ताने मारने में ना मतलब एकदम सासू माँ से कम नहीं हुआ। और ये बोलकर वो वहां से भाग जाती है। काव्या भी जैसे तैसे करके चोरी चोरी अपनी मम्मी से बाहर निकल आती है कि तभी आशी जो कहती है, यार अपनी धन्नो वो तो आई नहीं, क्या करें? काव्या जो कहती है, तेरी धन्नो वो तो कल वहीं हाईवे पॉइंट पर थी ना, क्यों आई क्यों नहीं? जीजू ने तो कहा था कि वो, उसने इतना बोला ही था कि वो उसके बाल को खींचते हुए कहती है, तेरे सारे बाल उखाड़ लूंगी मैं। जीजू को ना, कोई जीजू वीजू नहीं है तेरे। और सुन, शादी नहीं करनी मेरे को, भागना है मेरे को। बस सोच रही हूँ जल्द से जल्द ये कैफे शॉप का सारा नाटक खत्म कर दूं और जैसे तैसे करके ना पैसों का इंतजाम कर लूं। काव्या जो कहती है, वैसे पैसों का इंतजाम बाद में करेंगे, लेकिन अभी ये धूप 9 बजे इतनी ज़्यादा तेज़ धूप हो गई है, चले? आशी जो कहती है, यार अपनी धन्नो कहाँ होगी, एक बार मिनिस्टर को कॉल कर। काव्या जो कहती है, अच्छा अच्छा जी, तो मतलब मैं कॉल करूँ? हाँ, आपके होने वाले पति देव हैं, मेरे नहीं, मेरा फ़ोन नहीं उठाएंगे, वो इस वक्त बिजी होंगे। आशी जो कहती है, मुझसे ज़्यादा तो तू उनके बारे में जानती है काव्या जी, अब चुपचाप से कर, नाटक नहीं कर। काव्या जो कहती है, बहुत ही ज़्यादा डायन है तू। और ये बोलकर वो ज़बरदस्ती मंत्री जी को फ़ोन मिलाने लगती है, यानी कि अपने जीजू को। दूसरी तरफ से फ़ोन तुरंत ही उठ जाता है। काव्या जो खुश होते हुए कहती है, थैंक यू, आपने इतना जल्दी फ़ोन उठा लिया। और ये बोलते बोलते वो काफ़ी ज़्यादा मुस्कुरा भी रही थी और साथ ही ब्लश भी कर रही थी। वहीं आशी जो उसके पीठ पर एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए कहती है, काम की बात बोलना। उसने इतना तेज मारा था कि काव्या जो 3 से 4 कदम आगे जाकर लुढ़क जाती है कि तभी आशी जो उसे पकड़ते हुए कहती है, ठीक से खड़े होकर के चुपचाप से बात कर कि मेरी धन्नो कहाँ है। काव्या जो उस पर बहुत ज्यादा नाराज होते हुए अपने कान से फोन हटाकर उसके हाथ में थमाते हुए कहती है, तू खुद कर ले बात, मुझे नहीं करना। और ये बोलकर वो वहां से दूसरी तरफ मुड़ जाती है। वहीं अब आशी को मजबूरन मंत्री जी से बात करना ही पड़ता है, क्योंकि धन्नो का सवाल था और वो उसकी फेवरेट थी। वो जैसे तैसे करके कान पर फोन लगाते हुए एक कड़क आवाज में कहती है, मेरी धन्नो कहाँ है? आपने तो कहा था कि मेरी धन्नो कल ही रात में मेरे घर पहुंच जाएगी, लेकिन अभी तक नहीं पहुंची है, गायब है वो। माना कि आप इंडियन गवर्नमेंट से हैं और देर काम करना आपकी जिम्मेदारी है और आपका धर्म भी है, लेकिन मेरी धन्नो के लिए ये सब फालतू काम नहीं सहूंगी मैं। चुपचाप से मेरी जल्दी से जल्दी मेरे धन्नो को मेरे घर पर वापस लाइए। वो लगातार फ्लो में बोली ही जा रही थी कि तभी दूसरी तरफ से आ रहा है अंश, जो अपने गले को क्लियर करते हुए कहते हैं, देखिए आशी जी, इस वक्त मैं ज़रूरी मीटिंग में हूँ, आपकी धन्नो के बारे में हम थोड़ी देर बाद बात कर लें।
उन्होंने ये बहुत ही धीरे बोला था क्योंकि इस वक्त वो सच में काफी लोगों के सामने बैठे हुए थे। आशी जो दूसरी तरफ से गुस्सा करते हुए कहती है, मीटिंग में तो मैं क्या करूं? मेरी धन्नो, मैं यहाँ पर सड़क पर वेट कर रही हूँ अपनी धन्नो का। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे अभी के अभी मेरे सामने चाहिए तो चाहिए। और ये बोलकर वो एकदम से जिद पर अड़ जाती है। वहीं दूसरी तरफ से आर्यांश उसे फिर से समझाने की कोशिश करते हैं। देखो आशी, मैं समझ रहा हूँ तुम्हें ज़रूरत होगी अभी, लेकिन तुम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर लो, मैं थोड़ी देर में तुम्हारे पास पहुँचवा दूंगा। आशी जो कहती है, आप ये बताइए ना कि है कहाँ पर? धन्नो को मैं खुद ही ढूंढ लूंगी, बस आप मुझे लोकेशन बताइए, मैं खुद लेकर आऊंगी उसे। मिनिस्टर जी जो कहते हैं, अच्छा तो ठीक है, फिर मेरे घर आ जाओ। आशी जो कहती है, एक तो मेरी धन्नो को मेरे घर वापस नहीं पहुंचवाए, ऊपर से मुझे घर बुला रहे हैं। क्या इरादे हैं आपके? कुछ ठीक नहीं लग रहा मुझे। आशी की बात सुनकर मंत्री जी को थोड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है और ये चीज वहां पर बैठे सभी लोग नोटिस कर रहे थे। अब उनके सामने किसी और की तो बोलने की कुछ हिम्मत नहीं हो पा रही थी, जिसकी वजह से पूरा मीटिंग उन्हीं के बातों को ध्यान से सुना जा रहा था और पूरी तरह से शांति छाई हुई थी। आर्यांश जो कहते हैं, अपनी बीवी पर गंदी नजर कैसे डाल सकता हूँ मैं? कुछ भी बोल रही हो। मैं ये बताना चाह रहा था कि मेरे घर पर ही है तुम्हारी धन्नो। आशी जो कहती है, और मेरी धन्नो आपके घर पर कर क्या रही है बेचारी? हे भगवान, कहीं आपने उसे दहेज के नाम पर ले तो नहीं लिया? देखिए, धन्नो को तो मैं बिल्कुल नहीं दे सकती। और ये शादी शादी क्या लगा रखा है? कोई शादी वादी नहीं हो रही हमारी। मम्मी पापा ने फिक्स कर दिया, इसका मतलब ये नहीं कि मैं भी तैयार हो चुकी हूँ। मुझे मनाने में ना जन्मों जन्मों लग जाएंगे, मैं ना मानने वाली। मैं आ रही हूँ अपनी धन्नो लेने के लिए। और ये बोलकर वो बिना आर्यांश की बात सुने ही फोन कट कर देती है। जहां आर्यांश की आवाज पर सारे मिनिस्टर और अच्छे अच्छे पोस्ट के लोग भी काम जाया करते थे, वहां पर खुद ही मिनिस्टर किसी की बात को सुनकर थोड़े नाराज से हो गए थे, जैसे आशी की बात से उन्हें थोड़ी तकलीफ हुई हो। और चुपचाप वो जिस तरह से आशी की सारी डांट सुन रहे थे, सारे लोग इस चीज को नोटिस कर लेते हैं और आपस में गॉसिप करते हुए कहते हैं, मंत्री होंगे ये घर के, लेकिन बीवी के सामने भाई ना ना ना, एक बोली ना निकली ठीक से। वहीं दूसरा आदमी धीरे से गॉसिप करते हुए कहता है, मानना पड़ेगा, कौन हो सकती है वो लड़की इतनी दमदार कि सर को ही झाड़ दिया, वो भी हम लोगों के सामने। आर्यांश के घर पर इस वक्त सीएम जी थे और साथ ही उन लोगों की मीटिंग चल रही थी इलेक्शन को लेकर। मगर आर्यांश के सामने सीएम की भी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हो पा रही थी। उन्होंने जब फोन रख दिया और फाइनली जब वो फ्री हो गए, तब जाकर के सीएम ने बोलना स्टार्ट किया। मगर आर्यांश का ध्यान तो बस इस बात पर था कि जल्द से जल्द ये मीटिंग खत्म हो, ताकि जैसे ही आशी उनके घर पर पहुंचे, ये सारे ताम झाम वाले लोग यहाँ से जा चुके हों और वो आशी के साथ थोड़ी बातें कर ले। आखिर पहली बार आशी उनके घर पर आई थी। आइए जानते हैं आखिर क्या होगा आने वाली कहानी में और क्यों कर रहे थे आर्यांश आशी से ये शादी। आइए जानते हैं इसे आने वाले एपिसोड में और सुनते रहिए फोर्स्ड मैरिज विथ मिनिस्टर सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्या के साथ। हे मेरे लिसनर्स, आ चुके आप लोगों के लिए फोर्स्ड मैरिज विद मिनिस्टर का न्यू एपिसोड। तो चलिए इसे शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और अगर आप चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब तक की कहानी में आप लोगों ने सुन लिया था कि आशी जो बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड थी अपनी धन्नो से और वो कितना ज़्यादा इमोशनल अटैच थी। उसे जैसे ही पता चलता है कि उसकी अपनी प्रॉपर्टी जो कि उसकी प्यारी धन्नो है, जो कि उसके दिल से बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड है, वो इस वक्त मिनिस्टर की प्रॉपर्टी पर खड़ी है, तो वो तुरंत ही बिना देरी के पब्लिक ट्रांसपोर्ट पकड़ के काव्या को अपने साथ मिनिस्टर के घर ले जाती है। वहीं काव्या जो मिनिस्टर के घर जाने से बार बार मना कर रही थी, लेकिन आशी जो उसकी एक नहीं सुनती और तुरंत ही ऑटो से वहां पर पहुंच जाती है। वो जैसे ही बेधड़क होकर अंदर घुसने वाली होती है कि 3-4 पुलिस उसके सामने आते हुए कहते हैं, ओ कहाँ जा रही हैं ऐसे? आशी जो थोड़ा रौब में कहती है, अंदर जा रही हूँ, दिखाई नहीं दे रहा। वो पुलिस वाले जो उससे कहते हैं, यहाँ हमारी तरफ देखकर बात करो। इस वक्त आशी जो अपनी धन्नो को ही ढूंढने में लगी हुई थी और वो गेट से लगातार अपनी धन्नो को झांके जा रही थी कि आखिर उसकी धन्नो खड़ी कहाँ होगी, कहीं उसे ये लोग धूप में तो नहीं खड़ा कर दिए। वो अपनी धन्नो को बहुत प्यार करती थी और उसका बहुत ख्याल रखती थी। वो सब इंस्पेक्टर जो आशी को अपनी तरफ घुमाते हुए कहता है, ओ मैडम इधर देखकर बात करो, समझ नहीं आ रहा है? आशी जो अपने कमर पर हाथ रखते हुए कहती है,
आपको समझ नहीं आ रहा है थिंक। मैंने कहा मुझे अंदर जाना है, जाने दीजिए। कि तभी वहां पर एसपी आते हुए कहते हैं, क्या प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पर। वो सब इंस्पेक्टर जो उनको सैल्यूट करते हुए कहता है, सर ये लड़की सर अंदर जा रही है और इसके साथ ये इसकी दोस्त भी। वहीं काव्या जो पीछे आशी के छुपी हुई कहती है, खुद तो फंसेगी तो मुझे भी मरवाएगी आज। आशी जो कहती है, तू चुप ना यार, पता नहीं मेरे धन्नों को कहाँ खड़ा किया है। इस वक्त इतने सारे पुलिस वाले उसको घेरे हुए थे, उसे इस बात से जरा भी फर्क नहीं पड़ रहा था। उसकी निगाहें तो बस उसके धन्नों को ढूंढ रही थी। वो हेड ऑफिसर जो आशी को देखते हुए कहते हैं, कौन है मैडम आप और यहाँ पर क्यों आई हैं? अंदर सीएम के साथ मीटिंग चल रही है, आप यहाँ नहीं आ सकती। आशी भी पूरे रौब में कहती है, अच्छा तो जिस सीएम के साथ आपके मिनिस्टर की मीटिंग चल रही है ना, उसी मिनिस्टर की होने वाली बीवी हूं मैं। जैसे ही उसने ये बोला था, पीछे खड़ी काव्या को तो एकदम से झटका लग जाता है, जैसे उसे किसी ने 440 वोल्ट का करंट छुआ दिया हो। वो एकदम से आशी को अलग होकर के देखते हुए कहती है, हैं ये कौन सा रूप है? खुद बीवी बनने की बात कर रही है, अभी तक तो बड़ी नाक चढ़ा रही थी। ओ बहन तू ठीक तो है? उसके कान में धीरे से कहती है। वहीं आशी को तो किसी भी तरह से बस अंदर जाना था, अब उसे बीवी ही खुद को बोलना पड़े तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी उसके लिए। आशी जो कहती है, तू चुप ना, मैं बात कर रही हूँ ना, बोल खुलवाना है क्या? वो एसपी और साथ ही बाकी सारे पुलिस वाले जो इस वक्त आशी पर जोर जोर से हंसने लगे थे और वह हंसते हुए कहते हैं, आप है मिनिस्टर जी की होने वाली बीवी, मजाक कर रही हो, पागल समझा क्या मैं? और फिर वो उसे डांट लगा देते हैं। आशी जो कहती है, देखिए वर्दी में इसलिए आपकी कदर कर रहे हैं, वरना इतनी तेज आवाज में आज तक हमारे घर वाले भी हमसे बात नहीं किए, और बाहर ही अगर इससे बात कर लें तो फिर तो उनकी मैं भरता बना दूं। काव्या जो उसके हाथ को थोड़ा जोर से दबाते हुए कहती है, पागल है क्या, एसपी से बात कर रही है तेरे? उनके हाथों में बंदूक है बहन, उनकी एक गोली अगर अंदर गई ना तो तेरी जान बाहर निकल जाएगी। काव्या की बात सुनकर आशी उसे घूर कर देखती और कहती है, ऐसे कैसे गोली मार देंगे, मिनिस्टर इनकी जान ना ले लेंगे? कि तभी वो ऑफिसर जो उससे कहते हैं, क्या मिनिस्टर लगा रखा है, किसकी बात कर रही हो, अंदर बहुत सारे मिनिस्टर हैं। आशी जो कहती है, जिस मिनिस्टर के घर आपके सीएम जी आए हैं ना, मिनिस्टर की बात कर रही हूं मैं, आर्यांश रायजादा की। अब चुपचाप से मुझे अंदर जाने दीजिए, वरना मैं अभी उनको फोन लगाऊंगी और वो चुपचाप से भागे भागे यहाँ पर आ जाएंगे। सारे लोग एकदम से चौंकते हुए इस वक्त आशी को ही देख रहे थे। जहां तक आर्यांश रायजादा के बारे में बाकी लोगों को पता था, सब के सब अच्छे से जानते थे कि आर्यांश रायजादा कितने खतरनाक पर्सनालिटी है। उनसे कोई भी तेज आवाज में बात नहीं कर पाता, फिर वो चाहे किसी स्टेट का सीएम ही क्यों ना हो। बड़े बड़े ऑफिसर भी अपना सिर उनके सामने झुका लेते हैं, और ये लड़की जो इतने दावे से खुद को उनकी बीवी बता रही है। वो ऑफिसर जो उसके सामने आकर कहते हैं, बहुत बोल लिया तुमने और बहुत सुन लिया हमने, अब अगर एक और शब्द बोला तो लेडी कांस्टेबल को बुलवा कर तुम्हें अभी अरेस्ट करवा सकता हूं मैं। काव्या जो आशी से कहती है, बहन यहाँ से निकलने बाद में आते, अभी यहाँ पर सेफ नहीं है, चल। वो शर्ट के स्लीव्स को ओवर फोल्ड करते हुए अपने कॉलर को ठीक करते हुए कहती है, ओ साहब जी, आप ना ये वर्दी का ज्यादा रौब ना झाड़ें। एक मिनट रुकिए, आप विश्वास नहीं हो रहा ना आपको, रुकिए। और ये बोलकर वो अपना फोन निकालती है और तुरंत ही उसी नंबर पर कॉल कर देती है जिस नंबर से कल रात उसे कॉल आया था। आर्यांश जो अंदर बहुत ही ज्यादा गुस्से में थे इस वक्त, किसी बात पर उन लोगों के बीच बहस छिड़ गई थी। आर्यांश जो सबको अपनी आवाज से चुप करा चुके थे और वहां पर किसी की भी कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। पूरे मीटिंग हॉल एकदम से शांत पड़ा हुआ था। सिर्फ कॉन्फ्रेंस रूम में आवाज आ रही थी तो सिर्फ आर्यांश की, और वो भी बहुत तेज। सब लोग उनकी बात को सुन ही रहे थे कि तभी आर्यांश का फोन बजने लगता है। इस वक्त आर्यांश का बिल्कुल मूड नहीं था कि वो फोन उठा सके, जिसकी वजह से वो तुरंत ही फोन पीए को देते हुए कहते हैं, पकड़ो इसे और बोल दो कि मैं बिजी हूं। और फिर से वो अपनी बहस में दोबारा व्यस्त हो जाते हैं। वहीं पीए जो साइड में जा करके फोन उठाकर कहता है, हेलो। दूसरी तरफ से आशी की आवाज आती है, कहाँ है आप जरा बाहर आएंगी क्या इस वक्त, मुझे बहुत जरूरी काम है।
वो पीए जैसे ही आवाज़ सुनता है वो कहता है, कौन बोल रहा है? और ये लड़की का फ़ोन? वो एकदम से चौंक जाता है क्योंकि आर्यन शहजादा के फ़ोन पर किसी लड़की का कॉल, ये तो नामुमकिन था। वो जैसे ही फ़ोन पर देखता है उसमें फ्यूचर वाइफ लिखा हुआ था और साथ ही हार्ट का इमोजी बना हुआ था। जैसे ही पीए ये देखता है वो समझ जाता है कि ये किसका फ़ोन है। वो थोड़ा दबते हुए आवाज़ में कहता है, मैडम आप? आशी जो कहती हैं, मैडम? हाँ, मैडम तो मत बोलो मुझे आप। अब इतने सारे लोगों के सामने मैडम बोलने में मुझे शर्म नहीं आ रही? मिनिस्टर हैं आप। वहीं दूसरी तरफ से पीए जो कहता है, नहीं नहीं नहीं, मैं मिनिस्टर नहीं, मैं उनका पीए बोल रहा हूँ। इधर से आशी उसे डांट लगाते हुए कहती है, तो तुम मेरा फ़ोन क्यों उठा रहे हो? उनको फ़ोन दो ना। पीए जो कहता है, मैडम वो इस वक्त बहुत नाराज़ है, आप बाद में बात कि तभी आशी उसे बीच में रोकते हुए कहती है, यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट और इमरजेंसी केस आ गया, उन्हें बोलो तुरंत ही फ़ोन रिसीव करे मेरा, और उनसे बात करनी मुझे, जल्दी फ़ोन दो। पीए जो बार बार से डांट सुनते सुनते एकदम से थक जाता है और कहता है, अच्छा मैडम, ठीक है, जाता हूँ। वहीं उसकी तो अंदर से पूरी तरह से फटी पड़ी थी क्योंकि उसे पता था कि आर्यांश को बीच में रोकना मतलब अपनी जान को खुद जोखिम में डालना था। वो धीरे धीरे कदमों से आगे बढ़ता है और थोड़े कांपते हुए आवाज में कहता है, आर्यांश सर, सर, मिनिस्टर सर। वही मिनिस्टर सर तो अपनी बात में व्यस्त थे और इस वक्त उन्हें किसी की भी कुछ भी नहीं सुननी थी। बार बार पीए के डिस्टर्बेंस से वो एक बार उन्हें घूर कर देखते और कहते हैं, क्या है? उनके पीए के हाथ से तुरंत ही फोन एकदम से स्लिप हो जाता है। वो भी डर के मारे आर्यांश जो फोन को नीचे पकड़ कर कैच करते हैं और कहते हैं, व्हाट द हेल, एक फोन नहीं संभल रहा है तुमसे? वहीं आशी जो दूसरी तरफ से आर्यांश की आवाज सुनकर कहती है, आहा, बड़े दबंग लग रहे हैं आज, पहली बार मर्दों जैसे बात कर रहे हैं। और फिर वो चिल्लाते हुए कहती है, हेलो, कोई सुन रहा है मेरी बात? आर्यांश जैसे ही उस फोन को देखते हैं वो पहले तो फोन काटने वाले थे, लेकिन जैसे ही उसमें फ्यूचर वाइफ का नाम देखते हैं वो एकदम से रुकते हुए कहते हैं, ये मुझे इस वक्त क्यों कॉल कर रही है? अब फोन तो रिसीव ऑलरेडी हो चुका था जिसकी वजह से वो कान पर फोन लगाते हुए कहते हैं, अभी मैं बिजी हूँ, बाद में बात करता हूँ। कि तभी आशा ने रोकते हुए कहती है, मैं आपके घर पर आई हूँ और आप कह रहे हैं बाद में बात करती हूँ? ये आपके प्यारे प्यारे ऑफिसर्स मुझे अंदर नहीं आने दे रहे, ऊपर से कह रहे हैं कि मैं फ्रॉड हूँ। आप इन्हें बताइए कि मैं आपकी होने वाली बीवी हूँ या नहीं। जैसे ही अंदर आर्यांश ये सारी बातें आशी की सुन रहे थे, उनका गुस्सा जो पूरी तरह से अब ठंडा पड़ चुका था, जैसे वो भूल ही चुके हों कि अभी वो किसी मुद्दे पर बहुत ही ज्यादा गंभीर तरीके से बात कर रहे थे। वो तुरंत ही अपने चेयर से खड़े होकर कहते हैं, किसने रोका है तुम्हें? आशी जो कहती है, आकर देखिए बाहर बहुत सारे महान पुरुष खड़े हैं और मुझे ऐसे नजर से घूर रहे हैं जैसे मैं कोई गुंडी हूँ और आपका मर्डर करने आई हूँ। आर्यांश जो बिना देरी किए तुरंत ही कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर निकलते हैं और अपने पैलेस के ठीक बाहर आते हुए कहते हैं, मैं आता हूँ, देखता हूँ कौन रोकता है तुम्हें। थोड़ी देर बाद आर्यांश खुद ही बाहर आते हैं। जैसे ही वो बाहर आए थे सारे पुलिस वाले उनके सामने अपना सिर झुकाते हुए कहते हैं, गुड मॉर्निंग सर। सर आप? कि तभी वो एसपी जिसकी एकदम से फट जाती है और उसके माथे पर पसीना साफ तरीके से नजर आ रहा था। आर्यांश जो अपने कुर्ते की स्लीव्स को ऊपर फोल्ड करते हुए अपने वॉच को ऊपर करते हुए कहते हैं, क्या हो गया, क्यों आने नहीं दिया जा रहा है इन्हें अंदर? और ये बोलकर वो आशी का हाथ पकड़ते हैं और उसे कहते हैं, चलो। आशी जो अपनी कलाई आर्यांश के हाथ से झटके से छुड़ाते हुए कहती है, हाँ चल लूंगी मैं खुद से, हाथ पकड़ने की जरूरत नहीं, छोटी बच्ची नहीं हूँ मैं। लेकिन आप पहले इन्हें डांट लगाइए, ये क्यों मुझे ऐसे नजर से घूर रहे थे? उन्हें क्या लग रहा था कि मैं झूठ बोल रही हूँ? बताइए लोगों को कि मैं आपकी होने वाली बीवी हूँ, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर मैं आपके घर के सामने आऊँ तो मुझे इस तरह से रोके नहीं। वो जब जब आर्यांश से ये बोल रही थी कि वो उनकी होने वाली बीवी है, तब तब आर्यांश के दिल में जैसे लड्डू फूट रहा था और उनका सारा गुस्सा तो दूर की बात है, इस वक्त उनके चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई थी जो किसी को भी नजर नहीं आ रही थी, मगर उनके दिल को और साथ ही उनके दिमाग को बहुत सुकून मिल रहा था ये सुनकर। वो अपने मन में ही कहते हैं, तुम इतना जल्दी मेरे झांसे में आ जाओगी मुझे पता नहीं था। वेल, जितना जल्दी मेरे झांसे में आओगी उतना जल्दी मैं तुम्हारे पर तोड़ूंगा आशी जी। वो सारे ऑफिसर्स को कहते हैं, या शी इज माई फ्यूचर वाइफ, तो मेक श्योर नेक्स्ट टाइम से कभी भी ये अंदर आए तो अपना सिर झुकाना, ना कि इन्हें रोकने की हिम्मत करना।
वरना जान लेना अच्छा नहीं होगा तुम लोगों के लिए। वो जैसे इतना बोलते हैं, आशी अपने कॉलर को चढ़ाते हुए एकदम से रौब में आते हुए कहती है, देखा ऑफिसर, झूठ नहीं बोल रही थी मैं, सच में मेरे होने वाले हस्बैंड है मिनिस्टर जी। और ये बोलकर वो अपने मुंह को टेढ़ा करते हुए उन सबको चढ़ाते हुए अंदर चली जाती है। काव्या भी आशी के पीछे पीछे आ गई थी। काव्या, जो आशी के इस ड्रामा को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुकी थी कि जो आशी किसी लड़कों को मुंह नहीं लगाती थी, आखिर अचानक से उसे मिनिस्टर पर इतना प्यार कब से आ गया कि वो खुद ही उनको अपने फ्यूचर हस्बैंड बताने लगी, वो भी इतने लोग के सामने। आर्यांश जैसे ही आशी को अंदर आता हुआ देखते हैं, वो उसका हाथ पकड़कर कहते हैं, आओ तुम्हें अंदर ले चलता हूँ। आशी जो कहती है, ये बार बार आप मेरी कलाई क्यों पकड़ ले रहे हैं, अब हाथ छोड़िए। वैसे भी बस ये सब मैंने बाहर के लिए बोला था, मुझे अंदर आना था अपने धन्नो लेने के लिए। मेरी धन्नो कहाँ है? धूप में तो नहीं खड़ा किया उसे, बेचारी मुझे मिस कर रही होगी। आर्यांश जो आशी से कहते हैं, क्या मतलब है तुम्हारा? तुम मुझे अभी फ्यूचर हस्बैंड क्यों बोल रही थी? आशी जो कहती है, ओह कहीं आप कोई ख्वाब तो नहीं बुनने लगे? देखिए मुझे अंदर आना था सर, बस इस वजह से। और अगर नेक्स्ट टाइम भी ऐसे आप मेरी धन्नो या मेरी किसी और चीज़ को अंदर अपने घर के लेते आए तो मुझे बाहर से अंदर आने का मौका मिल जाए, इसीलिए मैंने सबको डांट लगवा दी और बता दिया कि मैं आपकी होने वाली फ्यूचर वाइफ हूँ। पर इसका मतलब ये नहीं कि ऐसा सच है, ये सब झूठ है, मिथ होता है, वो क्या बोलते हैं उसको, रूमर है। अब बताएंगे मेरी धन्नो कहाँ है? उसकी नज़र जो बार बार चारों तरफ अपनी धन्नो को ढूंढ रही थी। आशी के इस बात ने आर्यांश की उम्मीद फिर से तोड़ दी थी। वो आशी से थोड़ा हाई टोन में कहते हैं, मैं अपनी इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग छोड़कर आया हूँ, वो भी सिर्फ इस वजह से क्योंकि मेरी फ्यूचर वाइफ यहाँ पर आई है और तुम कह रही हो कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आशी जो कहती है, देखिए आप मेरी जिंदगी में घड़ी के घंटे बन करके मेरी जिंदगी के बीच में लटक गए, ना तो इधर जा रहे ना तो उधर जा रहे। देखिए सर, आप अपनी जिंदगी अच्छे से जिए, कितना बड़ा महल है आपका, आराम से ऐश करें ना, शादी करके क्यों जिंदगी झंड करना है? वो भी मेरे साथ हो गई ना तो आई स्वेयर आप रोज रोएंगे। देखिए मैं अपने रास्ते, आप अपने रास्ते, इतने बड़े घराने से बिलोंग करते हैं आपको किस चीज की कमी है? और ना तो आपको लड़कियों की कमी है, इतनी सारी लड़कियां आप पर लाइन मारती हैं। प्लीज सर जस्ट अंडरस्टैंड, मैं आपकी लायक नहीं हूँ। आर्यांश इस बात पर आशी को दिलासा देने ही वाले थे कि तभी आशी खुद ही अपना स्टेटमेंट चेंज करते हुए कहती है, अरे मैं उल्टा बोल दी, मतलब आप मेरे लायक नहीं है, यू नो, बिल्कुल मेरे लायक नहीं है आप। आर्यांश के मुंह पर ही उसने उनकी बेइज्जती कर डाली थी और आर्यांश चुपचाप खड़े होकर आशी को देख रहे थे। वो बार बार धन्नो धन्नो करके आर्यांश का दिमाग खराब किए जा रही थी कि तभी आर्यांश बहुत ही तेज आवाज में अपने गार्ड से कहते हैं, ले आकर दो इन्हें इनकी खटारा धन्नो। और यह बोलकर वो अंदर जाने वाले होते हैं कि आशी उनके सामने दौड़ कर आते हुए कहती है, ओहो हेलो हेलो हेलो, देखिए आपके पास ना बहुत सारे पैसे होंगे लेकिन इसका रौब आप मेरे ऊपर नहीं झाड़ सकते, और वो मेरी खटारा धन्नो नहीं है, ठीक है? उसको प्यार से धन्नो बोलना है, धन्नो। और आपको तो धन्नो बोलने की भी जरूरत नहीं है, वो मेरी धन्नो है, ठीक है? आप उसे सिर्फ गाड़ी बोलिए। बढ़िया है। और आपने क्या कहा था कि कल मेरे घर में गाड़ी आ जाएगी, मेरे घर में, ये मेरा घर है। आर्यांश जो कहते हैं, आने वाले टाइम में तुम इसी घर में रहने वाली हो, मेक श्योर कि इसकी आदत तुम डाल लो। आर्यांश ने फर्स्ट टाइम आशी से इस तरह बात की थी। आशी जो कहती है, ओहो तो ये है इनका प्लानिंग, जब तक मैं आपके घर के अंदर नहीं आई थी तब तक तो बड़ी प्यारी प्यारी बातें कर रहे थे और कितने स्वीट बन रहे थे, मगर आपका ये रूप भी है इतना खतरनाक वाला, और आपको लगता है कि मैं इसे झेलूंगी? मैं आपको बता रही हूँ, अगर मुझसे इस टोन में अगली बार से बात भी की ना तो मैं भूल जाऊंगी कि आप कोई मिनिस्टर होंगे, समझे आप? आसपास के सारे वर्कर्स जिसका मुंह खुला का खुला रह गया था आशी के इस तरह बात करने से, सारे लोग अपना काम छोड़ कर आशी और आर्यांश की ही तरफ देख रहे थे। आर्यांश जो आशी की तरफ थोड़ा आगे बढ़ते हुए कहते हैं, कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रही हो तुम, इस वक्त मेरे घर पर हो। आशी जो कहती है, इसीलिए नहीं रहना है मुझे आप जैसे लोगों के साथ जिंदगी पर। एक बार मुझे प्यार से अपने घर पर लाएंगे, बहुत सारे सपने दिखाकर कि मैं तुम्हें रानी बनाऊंगा, तुम्हें ऐसे रखूंगा, तुम्हें वैसे रखूंगा, और फिर अपनी जूतों की नोक पर रखेंगे, यही चाहते हैं ना? काव्या जो पीछे से उसे कहती है, बहन प्लीज शांत हो जा, अगर इनका मूड खराब हुआ ना तो वो पुलिस वाले हमारे सामने सर नहीं झुकाएंगे, हमें अरेस्ट करके ले जाएंगे।
आशी जो काव्या को चुप कराते हुए कहती है, हाँ तो मैं डरती हूँ क्या? और वैसे भी कोई सिस्टम विस्टम नहीं है क्या? ऐसे कैसे कोई भी मुझे अरेस्ट करके ले जाएगा? बढ़िया है। और ये बोलकर वो अपनी धन्नो के पास आ जाती है जो कि एक कार ड्राइव करके बाहर ले आ रहा था। वो एकदम से खुश होते हुए अपने धन्नो को गले लगाते हुए कहती है, हाय मेरी जान। और वो उसके बोनट पर किस करते हुए कहती है, कितना इंतजार करवाती है तू, बहुत भाव खाने लगी। हाँ, ये बोलकर वो अपनी गाड़ी का दरवाजा खोलती है और काव्या से कहती है, आजा बहन बैठ जा। और वो आर्यांश को देखते हुए कहती है, नेक्स्ट टाइम ना मुझ पर और ना मेरी धन्नो पर इस तरह की नजर मत गड़ाइएगा, समझे? और ये बोलकर वो जैसे ही चाबी को घुमाकर गाड़ी स्टार्ट करने जा रही होती है, लेकिन गाड़ी तो स्टार्ट होती ही नहीं। कई बार ऐसे कोशिश करने के बाद भी जब गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होती तो आशिका मुंह एकदम से लटक जाता है और वो स्टीयरिंग को मारते हुए कहती है, क्या हो गया है तुझे? हाँ क्या करूं? कि तभी आर्यांश जो वहीं पर खड़े थे और उसकी पागली भरी हरकत देख रहे थे, वो विंडो के पास आकर उसके सामने झुकते हुए कहते हैं, इसमें पेट्रोल खत्म हो गया था, मैं लोड करवा के ले आया हूं तुम्हारी गाड़ी और इसीलिए अपने घर पर ले आया था। आशी जैसे ही ये सुनती है वो एक बार उनकी तरफ तिरछी निगाहों से देखती है और फिर अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लेती है, क्योंकि अब उसे गिल्टी फील हो रही थी कि आखिर इतना खरी खोटी सुनाने के बाद उसकी खुद की धन्नो ने उसे धोखा दे दिया। वो गाड़ी से बाहर निकलते हुए कहती है, तो ऐसा था, आपको पहले बता देना चाहिए था, मैं भी खामखा आपको डांट दी, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत डांट सुनने की आदत आपको डाल लेनी चाहिए। आने वाले टाइम में जो भी बीवी वगैरह आएगी तो वो डांटेगी, है ना? उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस वक्त क्या बोले जा रही है। वही आर्यांश उसे घूर कर देखते और कहते हैं, अगर और कोई ड्रामा नहीं करना हो तो जा सकती हूँ यहाँ से, और मुझे तुम्हारा ड्रामा संभालने के अलावा और भी बहुत सारे काम है, मैं जा रहा हूँ। आशी जब अपना मुंह बनाते हुए थोड़ा एक्टिंग करते हुए कहती है, थोड़ा सा सुन लेते तो अच्छा रहता, मैं यहाँ से फिर पैदल वापस जाऊं, कोई अरेंजमेंट हो जाती तो। आर्यांश जिसके चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आ जाती है, जैसे उन्होंने बिना कोई आर्ग्यूमेंट के ही इस आर्ग्यूमेंट को जीत लिया हो। वो पीछे मुड़कर कहते हैं, ठीक है। और ये बोलकर वो अपने एक बॉडीगार्ड से कहते हैं, मेरी गाड़ी निकलवाओ और इन्हें जहां भी कह रही हूँ वहां छोड़ दो। आशी जो कहती है, नहीं नहीं, मुझे किसी और की गाड़ी में नहीं बैठना, मुझे तो बस पेट्रोल का इंतजाम करवाना है, अगर आप करवा देते तो मैं पेट्रोल भर के चली जाती अपनी गाड़ी से, आपकी गाड़ी से नहीं जाना मुझे। आर्यांश अपने हाथ को पीछे बांधे हुए इसके सामने आते हुए कहते हैं, थोड़ा स्टैंडर्ड तो मेंटेन करना स्टार्ट कर दो आशी, आई मीन अश्विनी जी, क्योंकि आप होने वाली बीवी है हमारी, और हमारी बीवी ऐसे खटारे गाड़ियों में घूमेगी, इससे मेरी रेपुटेशन पे बहुत फर्क पड़ेगा, सो मेक श्योर कि आप मेरी गाड़ी से जाएं। आशी जो कहती है, रॉब उस पर छाड़िएगा जो आपकी बीवी हो, मुझ पर नहीं, समझ आई आपको बात? आर्यांश जो उसके सामने थोड़ा झुकते हुए कहते हैं, अभी सबके सामने तुमने खुद अपने मुंह से बोला है कि मैं तुम्हारा होने वाला हस्बैंड हूँ और तुम मेरी होने वाली बीवी, याद दिलाऊं तुम्हें? अब जब एक्सेप्ट कर ही लिया है तो थोड़े से रूल्स और रेगुलेशन भी सीख लो। और ये बोलकर वो अपना चेहरा आशी के ठीक सामने लाकर उसके सामने थोड़ा स्माइल करते हुए उसे कहते हैं, मान जाओ, वरना कहो तो मैं खुद ही अपनी इंपॉर्टेंट मीटिंग छोड़कर तुम्हें छोड़ने चलूं। बताओ? रहने दीजिए, मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट से चली जाऊंगी। और ये बोलकर वो एक बार अपनी धन्नो को देखती है और थोड़ा इमोशनल होते हुए कहती है, आप एक फेवर करिएगा, मेरी धन्नो को मेरे घर छुड़वा दीजिएगा, मैं बहुत मिस करूंगी इसे। और ये बोलकर वो हल्के हाथ से अपनी गाड़ी को छूकर उसे अलविदा करके वहां से जाने लगती है। आर्यांश जो तब तक उसे देखते हैं जब तक वो पूरी तरह से उनकी आंखों से ओझल नहीं हो जाती। वो जैसे ही गेट के बाहर निकलती है, सारे ऑफिसर्स अब जाकर उसके सामने अपना सिर झुका लेते हैं, मगर अब आशिक को इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज करके फिर से अपने मंजिल की तरफ निकल जाती है। काव्या जो ऑटो में से कहती है, पागल लड़की है तो पूरी तरह से, कितना ज्यादा डांट दिया उन्हें, और प्लीज उनके साथ इस तरह बातें मत किया कर, तुझे कोई आइडिया नहीं है वो कितनी खतरनाक इंसान है। आशी जो इस वक्त थोड़ा इमोशनल होते हुए कहती है, यार बेइज्जती हो गई पूरी तरह से। क्या बोला उन्होंने, देखा तूने? स्टैंडर्ड मेंटेन करो, मेरे साथ जिंदगी जीनी है तुम्हें। मतलब उनका ये मानना है कि मैं उनके औकात की हूं ही नहीं।
काव्या जो कहती है तो उसमें मानने वाली क्या बात है, हम दोनों भी अगर अपनी पूरी प्रॉपर्टी मिला देना तो वो आई डोंट थिंक सो कि उनके पीए के बराबर भी हमारी औकात होगी। आशी जो उसके सर पर मारते हुए कहती है तू मेरे साइड ले रही है उनका, पागल लड़की। और वैसे भी औकात किसी के भी पैसों से नहीं होती, उन्हें तो रियासत में मिला ना सब कुछ। मेरे डैड अगर मुझे बिजनेस के लिए पैसे दे देते ना तो मैं भी कहां से कहां पहुंच गई होती। अभी लड़कियों को कराटे सिखा सिखा करके पैसे कमा रही हूँ, अब इसके अलावा कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। काव्या जो कहती है वैसे ऑप्शन तो बहुत है बहन, वो बात अलग है कि तुझे पसंद सिर्फ कराटे और टाइकोंडो सिखाना आता है। आशी जो कहती है उसी बहाने मैं कुछ अच्छा काम कर रही हूँ, नेक काम कर रही हूँ, लड़कियों को स्ट्रांग बना रही हूँ। वरना आजकल के लोगों को तो बस यही चाहिए, लड़कियों को गोल रोटी बनाना आना चाहिए। मैं कहती हूँ लड़कियों को फाइटिंग आनी चाहिए ताकि हर सिचुएशन में वो लड़ सके, वो मेंटली स्ट्रांग रह सके, कभी भी उन्हें कहीं पर जाने से डर ना लगे। और ये बहुत ही जरूरी होता है। तुझे पता है कई लड़कियों के अंदर तो बहुत सारे टैलेंट भी होते हैं, मगर वो डर के मारे ना घर से बाहर नहीं निकल पाती और अपने टैलेंट को निखार नहीं पाती। लड़कियों को इतना स्ट्रांग बनना चाहिए ना कि 20 से 25 लड़कों को अकेले हैंडल कर सके। काव्या जो उसे देखकर कहती है मुझे सच में लगता है ना कभी कभी फूलन देवी है तू, पूरे यूपी की सबसे डेंजरस गुंडी। आशी जो थोड़ा टेंशन में आते हुए कहती है यार कुछ इंतजाम करवा पैसों का, क्या करूं मैं कुछ समझ नहीं आ रहा है। बस की लड़की नहीं थी। वैसे आशी इतने भी कोई लोअर फाइनेंशियल क्लास से बिलोंग नहीं करती थी, लेकिन वो बात अलग थी कि उसके डैड उसे बेफिजूल में पैसा देना नहीं चाहते थे, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि लड़कियों का बिजनेस करना मतलब बेवकूफ़ी है और पैसे की पूरी तरह से बर्बादी है। वो चाहते थे कि वो अपनी बेटी की शादी बहुत ही आलीशान तरीके से करवाएं, जिसके वजह से वो सारा पैसा आशी के शादी के लिए बचा कर रखते हैं, ना कि उसके फालतू आइडियाज को वो सपोर्ट करना चाह रहे थे। काव्या जो इस वक्त अपने फोन में कुछ स्क्रॉल करके देख रही थी कि तभी उसकी नजर जो एक जगह पर आकर ठहर जाती है और वो आशी के बाजू को थोड़ा जोर से हिलाते हुए कहती है ओए सुन 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 सुन। आशी जो कहती है क्या हो गया है, बिजली की तरह करंट क्यों मार रही है, क्या हो गया। काव्या जो उसको फोन में दिखाते हुए कहती है ये देख तेरे लायक फर्स्ट टाइम को जॉब लग रही है, ये देख स्टंट मास्टर चाहिए। आशी जो कहती है यार बहुत बलिया टीचर, बच्चों को शाम को टाइकोंडो सिखाना होता है, फिर यहाँ पर स्टंट सिखाऊं, नहीं ऐसे तो नहीं जुड़ पाएंगे पैसे। काव्या जो उसे ठीक से दिखाते हुए कहती है अरे ये कोई क्लास वास में नहीं जाकर पढ़ाना है तुझे, ये हमारे मेन लीड कैरेक्टर हैं मूवी के, ठीक है, उन्हें स्टंट सिखाना है, साथ ही उन्हें फाइटिंग सिखानी है। पूरा एक्शन मास्टर इंसान चाहिए जिसको एक्शन बहुत अच्छे से आती हो, और वो हमारे मूवी के मेन लीड कैरेक्टर को एक्शन करना सिखाएगा। आशी जो कहती है सिखाएगा। काव्या जो कहती है अब मेनली स्टंट वगैरह और फाइटिंग वगैरह लड़के ही करते हैं, इसीलिए शायद कि सिखाएगा लिखा हुआ है, लेकिन अब तू भी जाएगी और तेरा स्टंट वो लोग देखेंगे ना तो पूरी तरह से फ्लैट हो जाएंगे। आशी जो कहती है यार इसके लिए मुंबई जाना पड़ेगा, कौन जा रहा है मुंबई। काव्या जो कहती है अरे यार लखनऊ में ही तो है, ये देख। आशी जो कहती है पक्का फेक होगा, लखनऊ में कब से ऑडिशन होने लगा, मुंबई नहीं है ये। काव्या जो कहती है अगर फेक हुआ भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, हम एक बार बात करके तो देखते, और वैसे भी तुझे किस बात का डर है, तू खुद इतनी स्ट्रांग है, ऊपर से तेरा बैकग्राउंड मिनिस्टर का है भाई, कोई भी प्रॉब्लम आई तो वो देख लेंगे। आशी जो कहती है उसी मिनिस्टर से पीछा छुड़ाने के लिए मुझे अपनी जिंदगी में कुछ करना है, और तू बार बार मिनिस्टर मिनिस्टर मत किया कर, मेरा दिमाग खराब हो जाता है। काव्या जो से टीज करते हुए कहती है वैसे आज कोई चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा था कि मेरे होने वाले हस्बैंड हैं मिनिस्टर जी, याद नहीं है तुझे उनके गेट पर। आशी जो कहती है यार अपनी धन्नो को लेना था इसलिए बोल दिया था। काव्या जो कहती है क्या हो गया, तो इतनी निराश क्यों हो गई, और तेरी आवाज को क्या हो गया, रो रही है क्या। वो काव्या जिस वक्त आशी के बगल में बैठी थी और वो अपने गर्दन को झुकाते हुए आशी के चेहरे की तरफ कर रही थी। आशी जो कहती है क्या क्या देख रही है, देख ले मेरा चेहरा, कोई रो वो नहीं रही हूं मैं, बस थोड़ा परेशान हूँ यार। कैसे बोला उन्होंने कि जाकर अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन करो, मतलब उन्हें गरीब लगती हूँ ना मैं। काव्या जो कहती है तू भी ना एक बात को लेकर स्टक हो जाती है,
अब जो इतना अमीर आदमी है, अगर उसके सामने तो थोड़ी गरीब दिख भी रही है तो क्या प्रॉब्लम है? और वो तो कह ही रहे ना कि वो तेरा स्टैंडर्ड मेंटेन करवा देंगे। आशी जो कहती है, इतना पैसा कमाना है ना यार, कि ये जो आते जाते लोग मुझे बोलकर निकल जाते हैं ना कि स्टैंडर्ड मेंटेन करो, उनकी कोई औकात ना रह जाए मेरे सामने। काव्या जो कहती है, बस इसी बात की तो खुशी है कि तेरा माइंडसेट इतना अच्छा है और साथ ही तो इतनी टैलेंटेड भी है। अरे ये एक्शन मास्टर की जॉब तुझे मिल रही है तो एक बार करके देख ले, 1-2 महीने से ज़्यादा नहीं होगा, वैसे भी फिल्म की ट्रेनिंग है, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। आशी जो कहती है, अच्छा ठीक है चल फ़ोन मिला, मैं बात करती हूँ। काव्या जिसे रोकते हुए कहती है, नहीं नहीं नहीं, तू नहीं फ़ोन मिलाएगी, मैं बात करूँगी, पता चले जॉब से पहले ही तू लड़ ले और फिर सारी अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल जाए। आशी जो कहती है, अब इतनी भी लड़ाकू नहीं हूँ मैं। काव्या जो से कहती है, लड़ाकू नहीं, लड़ाकू विमान है तू। अच्छा रुक, मैं कॉल करती हूँ। आशी जो अपने धन्नो को लेकर बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी। इस वक्त उसके पास पैसे होते तो वो खुद ही धन्नो को लोड करा के अपने घर पर ले आती, मगर उसके पास इस वक्त जेब में फूटी कौड़ी नहीं थी। जितना भी पैसा उसे टाइकोंडो वगैरह से मिलता वो सारा अपने धन्नों में खर्च कर देती और कुछ अपने खर्चों में लगा देती। दिल की कुछ ज्यादा ही अच्छी थी, जिसकी वजह से अगर उसके सामने कोई हाथ फैला देता तो वो ये नहीं सोचती कि उसके अपने पास पॉकेट खर्च बचेगा भी या नहीं। वो खुद अपने सारे पैसे को उस सामने वाले इंसान को थमा देती। उसके पास खुद अपने खर्चे के लिए पैसे भी नहीं बचते थे। आखिर कैसे मैनेज करेगी वो और कैसे कर पाएगी वो बिजनेस, और आखिर जिंदगी उसको कहाँ ले जाने वाली है? आइए जानते हैं इसे आने वाले एपिसोड में, और सुनते रहिए फोर्स्ड मैरिज विद मिनिस्टर सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्या के साथ।